तो वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की स्ट्रीम में। और मार्केट में जो कल होना था वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। कल जो हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि कल जो जैसे कि परसों आपको पता ही है सीपीआई आई थी कि सीपीआई बड़ी हुई, मतलब सीपीआई फोरकास्ट से कम आई तो मार्केट ने उसको एज अ बुलिश सिग्नल समझा और एक बहुत ही हमें आपको अप मूव आया 300 पॉइंट का एक ही कैंडल में नेस्डैक फ्यूचर्स में स्पेशली। और उसके साथ ही अगले दिन ये भी बातें हो रही थी कि डिज्नी का क्या होगा, डिज्नी की भी रिपोर्ट आने वाली है। तो कल परसों तक का तो वो सीन रहा और कल डिज्नी भी 5% बढ़ गया। तो इन दी एंड हमें क्या समझ आया कि डॉलर में स्ट्रेंथ कम हो रही है, डॉलर कमज़ोर हो रहा है। इसलिए कमज़ोर हो रहा है क्योंकि इकोनॉमी में रिसेशन आ रही है। इस तरह की चर्चाएं होने लगी है खेमों में, फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स के खेमों में, आपके और हमारे जैसे लोगों के बीच में, कि अब रिसेशन आ गई है तो क्वांटिटेटिव ईजिंग भी करनी पड़ेगी। तो उसी के चलते हुए मद्देनज़र कल भी यही हुआ। कल भी जो पीएमआई थी यूएस की वो कम आई फोरकास्ट से। तो पहले मार्केट में पहले वो नंबर आया 6 बजे, फिर 9 बजे आना था यील्ड का। तो पहले जब वो आया तब तो मार्केट ने अच्छा जंप लिया, पर जब सारे एकदम से बुलिश हो गए, ये मैं आपको चार्ट दिखा देता हूँ। ये तो ये था कल का एक्शन। जैसी मार्केट खुली एकदम से लोग बुलिश हुए क्योंकि यहाँ पे ये जो अप मूव आए, नस्डैक का 5 मिनट का चार्ट है इंट्राडे का, इसमें ओनली इंट्राडे है। तो ये यहाँ से ओपन हुआ गैप अप के साथ ही, और उससे पहले पिछले दिन की जो मैं बात कर रहा था उसका गैप अप ये आप ये देख लो, यहाँ पे सीपीआई अनाउंस हुआ था और फिर यहाँ पे फिर इंट्राडे में बाउंस ही बाउंस लगते रहे और यहीं पे ख़त्म हो गया। फिर अगले दिन पीएमआई लोअर आई एक्सपेक्टेशन से, फिर आप देखो क्या हुआ, फिर मार्केट ऊपर गई। उसके बाद इस टाइम पे मार्केट खुलने के ना यहाँ पे मैं लॉन्ग था, इधर मैं रुक गया था, इधर भी मेरा एक लॉन्ग था ट्रेड, पर मैंने स्टॉप लॉस लगा के उसको कवर कर लिया, बचा लिया। इधर फिर लॉन्ग हुआ, फिर यहाँ पे मैंने टेक प्रॉफिट कर लिया क्योंकि बहुत टाइम लग रहा था ऊपर जाने में। फिर यहाँ पे ये हुआ, इस वाले टाइम पे यहाँ पे वो रिलीज हो गई अपना क्या कहते हैं कमर्शियल बिल अनाउंस, जो ऑक्शन करती है ना यूएस फेड, तो यील्ड रेट जिसमें डिटरमाइन होता है, तो वो प्रीवियस से ज़्यादा आया। उसमें फोरकास्ट तो नहीं होता, वो महीने हर हफ्ते आ ही जाता है 3-4 बारी। तो जब वो प्रीवियस से हाई आ गया तो यील्ड ज़्यादा हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, लोगों ने बॉन्ड्स बेचे, उनको बॉन्ड्स में कॉन्फिडेंस नहीं हुआ, बॉन्ड्स बेचे, मतलब जो सरकार ने बॉन्ड्स बेचने की कोशिश की, तो जब लोगों ने खरीदे उन्होंने हाई यील्ड पे खरीदे, उनको कॉन्फिडेंस नहीं आया। तो उसका मतलब एक सीधा सीधा यही निकला कि लोग बॉन्ड्स खरीदने के लिए ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है। जब इंटरेस्ट होता है तो हाई रिस्क होता है, जब हाई रिस्क होता है तो आप समझ ही सकते हो कि जो बॉन्ड इन्वेस्टर होंगे ना वो पहले गवर्नमेंट ट्रेजरी की तरफ जाएंगे, तो डॉलर सप्लाई करेंगे, बॉन्ड खरीदेंगे। तो फिर उसी इंस्टेंट में जो हुआ वो ये हुआ कि लोगों ने डॉलर सप्लाई करे, उन्होंने देखा हाई यील्ड पे बॉन्ड मिल रहा है, प्रीवियस से हाई आ रहा है, तो खरीद लो। सबने डॉलर सप्लाई किए इस पॉइंट पे, और मार्केट देखो कहाँ से, यहाँ से जंप करके नीचे आ गई और यहीं पे ख़त्म हो गया। तो बेवकूफ़ लोग यहाँ क्या सोचते कि मैंने तो बोला है यहाँ से बाउंस आएगा, यहाँ पे इधर बैठ जाते टेक प्रॉफिट लगा के यहाँ से, पर ऐसा नहीं होता दोस्तों। यील्ड का भी आपने ध्यान रखना है। अब जैसे आज भी बहुत सारे इवेंट्स आने वाले हैं, और आज के इवेंट्स में आपको बता देता हूँ जो जो आए हैं, जो मेरी फोरेक्स की ऐप पे मेरे को दिखे। जो ये ना फोरेक्स की ऐप आप भी डाउनलोड कर सकते हो, मैं आपको बता दूंगा। ये वाली ऐप है, इस पे इवेंट्स आते रहते हैं, लाइट की वजह से आपको दिख नहीं रहा होगा, पर इसमें मैं बता दूं, इसमें मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन फोरकास्ट था 0.9% का, ये आज ही आया है 12 अगस्त का, और 1.3% आया है। तो फोरकास्ट एक्चुअल 1.3 आया, फोरकास्ट 0.9 था, तो वो बढ़ गया, मतलब एक्चुअल फोरकास्ट से ज़्यादा आया, मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा। तो स्टॉक्स इसका मतलब बढ़ रहे हैं, बढ़ सकते हैं, पर उसके साथ एक चांस ये भी है, जैसे फेड ने बोला था कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, तो फेड इसको एज अ सिग्नल ले सकता है कि अच्छी इकोनॉमी है, इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का अभी बढ़ा दो। तो एक तो बुलिश सिग्नल ये हो गया कि इकोनॉमी के नंबर तो दिखा रहे हैं, पर उधर से इंटरेस्ट रेट, क्योंकि इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो उसका भी एक डर बना हुआ है कि इसको फेड कैसे लेगा। पर इसके साथ एक और अच्छा नंबर जो समझ के आया है वो था जीडीपी क्वार्टर ऑन क्वार्टर।
ये आया है 0, फोरकास्ट था -0.2 का, पर असली में -0.1 आया, तो फोरकास्ट से बेटर आया एक्चुअल। और कंस्ट्रक्शन ऑर्डर जो थे, मतलब जीडीपी इन दी एंड रियली तो कम ही हुई, बट फोरकास्ट से कम हुई, तो ये भी आप ऐसे समझना कि ये भी एक बाय अपॉर्चुनिटी होती है। ठीक है, तो बाउंस आ सकते हैं इंट्राडे के, बाउंस यू कैन एक्सपेक्ट इंट्राडे बाउंस। तो लॉन्ग टर्म का तो नहीं कहता, पर इंट्राडे में आप जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हो। और बाउंस आया भी है। आप जहाँ अगर यहाँ पे ये देखोगे 12:30 बजे यूएसए का सेशन खुलता है, तो आप ये देखो 13,350 पे था नेस्डैक, 13,350 से 13,400 तक आ गया, 50 पॉइंट। तो इस 50 पॉइंट में आप इजीली, अगर आपने 2 लॉट भी लिए होते ना, तो 15-16 हज़ार आराम से कमा सकते थे। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ रहती है। तो आगे बढ़ते हुए, और आज क्या क्या आने वाला है यूएसए का, चलो ये तो जीबी, अब ग्रेट ब्रिटेन का ना इतना फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि ग्रेट ब्रिटेन की, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इनकी वो नहीं है, रिजर्व करेंसी नहीं है। फर्क पड़ता है यूएस का और यूरो का। तो यूरो में देख लेता है, यूरो में क्या हुआ। यूरो में भी एक ही इकोनॉमी है ढंग की, जर्मनी। बाकी सारे, कोई पिज़्ज़ा बना रहा है, कोई ऑर्गेनो खा रहा है, बाकी सब यही वहाँ पे यही कंट्री प्रोडक्शन है। बाकी कंट्रीज़ का इम्पोर्टर देश है वो, और मतलब इम्पोर्टर कॉन्टिनेंट है। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन मंथ ऑन मंथ प्रीवियस था 2.1%, फोरकास्टेड था 0.2%, और एक्चुअल आया 0.7% इंक्रीज। तो एक्चुअल बढ़ा फोरकास्ट से ज़्यादा, तो ये भी एक सिग्नल हो सकता है कि डाउनवर्ड जाए। इसको एज अ मार्केट ऐसा ट्रीट करे कि अभी तो फेड के पास टाइम है मूव डाउन कराने का, मार्केट को इंटरेस्ट रेट और बढ़ाए जा सकते हैं, जब इन्फ्लेशन रेट अभी कोई ड्रामेटिकली तो नीचे आया नहीं है। तो इसको भी एज अ यूज़ कर सकता है, पर एज अ डेली मैं इसको बेयरिश समझूंगा कि जब कल का यील्ड जब हायर आई, और उसके बाद आज ये लोग, कल की जो यूएस ऑक्शन यील्ड बॉन्ड्स ऑक्शन हुए, उसमें यील्ड जब हायर आ गई, और आज की ये इकोनॉमी यूएसए, सॉरी यूरो यूके की स्ट्रॉन्ग दिखा रही है प्रोडक्शन, स्पेशली इंडस्ट्रियल। तो मार्केट हमें क्या दिखाना चाह रही है, जब इन्फ्लेशनरी इन्वायरमेंट में जब लोग बॉन्ड्स ना खरीदें, और ना खरीद रहे हो कम यील्ड पे, ज़्यादा यील्ड पे खरीदेंगे, तो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जाएंगे। जो पैसे वाले लोग हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो उस पैसे जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जाएंगे, तो उसका क्या डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा कि डॉलर मजबूत होगा। डॉलर मजबूत का मतलब ऑल द एसेट्स नॉमिनेटेड इन डॉलर्स विल गो डाउन। तो एक तो ये चीज़ हो गई, और क्या चीज़ आने वाली है और भी देख लेते हैं। और एक्सपोर्ट प्राइसेस आज आने वाले हैं, 6 बजे आएंगे। अब ये 6 बजे यार मेरे को पता नहीं कहाँ गया, मैं तो इसको देखते रहता हूँ, अलर्ट लगा के बज जाता है, और ये 6 पता नहीं कहाँ के बजते हैं। इंपोर्ट प्राइसेस आएंगे यूएस के, मिशिगन इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस भी आएगी 7:30 बजे, मिशिगन कंज्यूमर सेंटीमेंट एग्जैक्ट्स भी, तो वॉलेटिलिटी भी आ सकती है, 7:30 बजे आएगी। ठीक है दोस्तों, और जीडीपी ग्रोथ रेट ईयर ऑन ईयर भी आने वाला है रशिया का। तो आज बेसिकली कोई यील्ड का तो नहीं है, पर अगर मैं यही एक्सपेक्ट करूँगा कि कल जैसे ये टर्न ले लिया ना यील्ड अनाउंस होने पे, ये देखो यहाँ से यहाँ तक, पर अगर आज कोई ऐसा मूव होता है, जैसे यहाँ पे मूव आया, एक डायरेक्शनल मूव लिया, तो आज का एंड ऐसे का ऐसे ही हो जाएगा। ये देखो, अगर आज का मूव ऐसे बनता है, तो ऐसे ही ऐसे एंड हो जाएगा आज। आज जैसे कल हुआ कि ऊपर जाके ये नीचे आ गया और यहीं पे रुक गया, क्योंकि आज वो ये हुआ क्योंकि यहाँ पे यील्ड का था, इधर ना यील्ड का चक्कर था, तो वो इसलिए हुआ। पर अगर आज ऐसा कुछ होता है, या तो आज नीचे जाएगा, या फिर ऐसे नीचे जाके भी, या तो अगर नीचे गया तो ऐसे बना लेगा, अगर ऊपर गया तो ऐसे ही डे एंड हो जाएगा। आज का मेरे को ऐसा लग रहा है। और वॉलेटिलिटी स्टार्टिंग में हमें देख सकती है, पर
कल जो वॉलेटिलिटी हमने मिड ट्रेडिंग सेशन में इस एरिया में महसूस की, वो शायद ना देखने को मिले। सारी की सारी वॉलेटिलिटी पहले के इतने पीरियड में ही शो हो जाए। तो एक तो ये होगा। और डिज्नी ने भी कल आप देखो, डिज्नी ने कितना बढ़िया बाउंस लिया 5% का। डिज्नी का भी आपको मैं चार्ट दिखा देता हूँ एक बार यहाँ पे खोल के। डिज्नी, तो डिज्नी का चार्ट ये था। ये देखो दोस्तों, खुलने से पहले ही गैप अप हो गया 5% का। तो आप ये भी लेके यहाँ पे 5% तो क्या, 5% से ज़्यादा का ही हो गया, 11 से, कल 11 को ही एकदम जैसे मैंने डिस्कशन किया था उससे पहले ही उस प्री मार्केट में ही बाउंस आ गया। और क्योंकि अब आपने इसका भी ट्रेडिंग देखी, उसकी भी ट्रेडिंग देखी, और ये आप देखो, ये देखो जैसे ही यील्ड बढ़ी, ये देखो यील्ड यहाँ से बढ़नी स्टार्ट हुई। ये इस वाले चार्ट पे देखना जहाँ पे कर्सर है, यील्ड बढ़नी यहीं से पहले स्टार्ट हो गई। फेड आंखें दिखाने लग गया, मार्केट भी, बॉन्ड मार्केट ने आंखें दिखाई करेंसी मार्केट ने मैं फिर डॉलर जब स्ट्रेंथ आ गई तो उसने सभी को आंखें दिखा दी, स्टॉक्स को भी, क्रिप्टो को भी, और सारे इंडेक्सेस को भी। तो ये देखो आप, यील्ड ऊपर जाती रही, ये टिका रहा, ये ज़्यादा नीचे नहीं गया। पर 9% का जंप बहुत होता है एक दिन में दोस्तों, इतना तो सीपीआई पे भी नहीं आया। तो आप देख लो सीपीआई का फोरकास्ट से नीचे होने का कितना असर पड़ता है। यहाँ पे भी गैप अप, यहाँ पे सीपीआई थी, यहाँ पे पीएमआई थी, दोनों ही गैप अप हुआ। और इधर यील्ड रेट अनाउंसमेंट थी, इधर इस टाइम पे देखो यील्ड ऊपर जाने लगी, लोगों ने यहाँ पे एक्सपेक्ट किया। और यहाँ पे देखो स्टॉक मार्केट, मतलब डिज्नी का स्टॉक नीचे आ गया। अभी आपको नेस्डैक दिखाया था, उसका भी बिहेवियर कुछ इस तरह का ही था। तो अभी हमें सोचना है ये चीज़ें इंटरकनेक्टेड नहीं है, ये इंटरकनेक्टेड ऐसे इसी तरह है जैसे खून और दिल का कनेक्शन होता है ना, दोनों चीज़ें अलग अलग होती है पर पर्पस तो दोनों का सेम है। तो ऐसे ही इसीलिए दोस्तों इनका भी कनेक्शन बनाना और समझना बहुत ज़रूरी है। तो डे ट्रेडिंग में आपको मैं यही समझाना चाहता हूँ कि आप इसी तरह से हिसाब से डे ट्रेडिंग करो। अगर कर रहे हो तो एज अ कैरियर बनाना चाहते हो तो ज़्यादा देर ना करते हुए, तो ये तो हो गया मार्केट का रीकैप। अब हम करेंगे कि आज की थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेंगे कि आज क्या होगा। आज के इवेंट्स की तो मैं इन्फॉर्मेशन आपको दे ही चुका हूँ। जैसे मान लो इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस आज भी लोअर ही आने वाली है, तो मैं ये देखूँगा कि फिर से बुलिश ही रहेगा, क्योंकि इतने गैप अप लग रहे हैं। मैं बाउंस पे बाय करने से नहीं रुकूंगा। मान लो अगर ये देखो, ये जैसे ये 5 मिनट का चार्ट है MNQ का, अगर यहाँ पे ये सिनेरियो है और जैसे 20 की 100 से मूविंग एवरेज है, ऊपर है, तो मैं बाय, अगर इससे पे क्रॉस ओवर लगता है तो मैं बाय करने से नहीं रुकूंगा। नहीं मतलब कॉन्फिडेंस के साथ बाय लूँगा। और प्रॉफिट भी टाइम स्लिप बुक करूँगा, 3-4% प्रॉफिट हो जाता है तो मैं बुक कर लूँगा डेली का, आज का। क्योंकि दोस्तों डे ट्रेडिंग में यही होता है कि आप बना के नहीं बैठ सकते, और जब 4-4%, 5-5% स्टॉक में मूव आ ही रहे हैं तो बाय करके बैठने का फ़ायदा क्या है। या तो आप म्यूचुअल फंड चला लो, वो नहीं चलाना। तो डे ट्रेडिंग में तो ऐसा होता नहीं। डे ट्रेडिंग में तो सेफ अप्रोच है, इंस्टेंटली घुसो और उसके बाद इंस्टेंटली मोस्ट सेफ एसेट में मूव इन हो जाओ, जो कि है डॉलर। तो एक तो ये है कंज्यूमर सेंटीमेंट, ये तो मेरे को नेगेटिव ही आने वाला है। प्रीवियस 51 था, फोरकास्टेड 52 है। अगर ये फोरकास्ट से नीचे आ गया तो सेंटीमेंट नीचे समझा जाएगा, बियरिश समझा जाएगा। तो तगड़ी लड़ाई होने वाली है आज। और इसकी इवेंट की इम्पैक्टनेस भी हाई दिखा रहा है, तो वॉलेटिलिटी आज बहुत अच्छी आ सकती है। तो लॉट्स को कम रखना, ज़्यादा मत ट्रेडिंग करना। अगर आपके सेटअप के अकॉर्डिंग सेट होता है ट्रेड, ओवरबॉट कंडीशन में ज़्यादा पोजीशन को बढ़ाना मत, ओवरसोल्ड में बाय करने की कोशिश करना। जैसे कि बताया, जैसे अब ये देखो यहाँ पे मूविंग एवरेज में ये मार्केट साइबर में भी ओवरसोल्ड हो गया, तो अब मैं यहाँ 20 के ऊपर यहाँ पे ऐसे बाय स्टॉप लगा के बैठ जाऊँगा। अभी मैं आपको डेमो ट्रेडिंग में लगा के दिखा देता हूँ कि कैसे लगाया जाता है ट्रेडिंग व्यू पे। तो ये देखो, ये कल का था, ये कल का बाय लगा हुआ है, ऐसे ही मैं इसको रख के भूल गया था।
दोस्तों फिर रियल अकाउंट में भी ट्रेडिंग करना होता है ना, तो मैं ऐसे भूल गया था। कई बार ये ऐसे भी होता है कि अगर मेरे को अपना सेटअप कॉन्फिडेंट नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है कि मेरा सेटअप नहीं है, तो मैं पेपर ट्रेडिंग में मूव इन हो जाता हूँ। तो ये ट्रेड उसी का है। एनीवेज क्योंकि नंबर्स का चक्कर, जैसे बताया ना दोस्तों कल आपको, यील्ड का किसी को नहीं पता यील्ड में क्या होने वाला है, मुझे तो नहीं पता था। और ये देखो, और यहाँ पे कितनी देर तक डांस करता रहा, लगभग 8:40 से और 10:40 तक, 11 साढ़े 11 बजे तक ये लेवल छोड़ा ही नहीं, 100 मूविंग एवरेज छोड़ी ही नहीं। तो दोस्तों इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप, अगर आप प्रॉफिट में बैठ गए हो, क्योंकि मेरा ऑलरेडी प्रॉफिट हो गया था कल स्टार्टिंग में ही। मेरी आप वीडियो देखोगे ना कल वाली 11 अगस्त की, तो आपको समझ आ जाएगा कि उसमें मेरा बुलिश ही था। तो आज भी यही है, आज मैं आपको बताऊं तो बुलिश ही है, बुलिश है। और वॉलेटिलिटी भी है, बहुत ज़्यादा है। तो लॉट्स कम रखना, ज़्यादा लॉट्स की ट्रेडिंग मत करना और बच के, और यही रहेगा। और इसमें मैं आपको एक और चीज़ दिखा दूं कि 11 अगस्त की जो यील्ड थी, बॉन्ड ऑप्शन था, उसकी इम्पैक्ट भी लो दिखाया जा रहा था, पर उसका लो इम्पैक्ट होता नहीं है यील्ड का, वो बहुत हाई इम्पैक्ट चीज़ होती है, उसको कभी हल्के में मत लेना आप। तो आपने देखा कि कल क्या हुआ, फोरकास्ट से ज़्यादा यील्ड आई, 4 वीक की, 8 वीक बिल ऑप्शन की, 2 ईयर बॉन्ड ऑप्शन की 3.33, 3.17 आई, और 30 ईयर की 3.15 थी, 3.115 थी, तो 3.106 आई। पर आप ये देखो 4 वीक और 8 वीक में, मतलब 2 महीने में यील्ड बढ़ गई है, तो आने वाला टाइम इज़ वेरी रिस्की। तो इसलिए बच के रहने की ज़रूरत है दोस्तों। और उसी के चलते हुए अब हम चलते हैं, आज देखते हैं जब जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट हो गई है अपना यूके की, तो वहाँ पे क्या चर्चे हो रहे हैं न्यूज़ चैनल पे, अब थोड़ा ये भी देख लेते हैं। 0.2% decline. What's driven this is the decline in manufacturing and services. So you had a fall in health output because of the wind-up of the COVID test and trace and vaccine programs. You had a dent in retail spending because of the cost of living crisis. And then you had the Platinum Jubilee bank holiday to celebrate 70 years of the Queen on the throne, effectively turning a weekday into a weekend and dragging on the most productive parts of the economy. So looking forward, Bloomberg Economics reckon that you're going to get an upswing in the third quarter simply because we don't have a bank holiday in that quarter. So really it's a technical quirk. And that means we're not going to have 2 consecutive quarters of negative economic growth, which means for now the UK staves off the recession that the Bank of England has, as you remember last week, forecast will start in the fourth quarter, this long, shallow recession that the UK is going to have. Good morning, Lizzie. I really want to ask you about your cheeseburger video on Twitter and your obsession with McDonald's. But because this is a markets-focused show, the producers are telling me to talk about the data instead. So I guess I'm going to ask you, how does the data play into the Conservative leadership contest? And if you can get McDonald's burgers into that answer, I'll be impressed. Well, what the McDonald's burger symbolises is that they have increased the price of a cheeseburger for the first time in 14 years, which is symptomatic of the inflation the UK economy has across all sorts of everyday products. This is what's at the heart of the Conservative leadership race, how the two candidates are going to stave off the impact on consumers. Liz Truss says that a recession isn't inevitable. They had more hustings last night with Liz Truss facing off Rishi Sunak. But interestingly, our economists at Bloomberg Economics say that even if Liz Truss cuts taxes by £40 billion as she proposes, you're still going to see a recession. It might not be as deep, it won't be a 2.1% drop in output, but it'll still be 1.3%. Lizzie, I think the way forward is really to try a new cheeseburger from a new place every day and look at the impact of inflation. This could be like a weekly thing. Couldn't agree more. I will be your burger correspondent. The burger inflation correspondent. That's the new. No, wait a sec. Wait a sec, Lizzie. I'm applying for that job. I'm definitely going to be burger correspondent. You just focus on McDonald's. I want the full range of burgers, and therefore I'm better qualified. McDonald's is superior with consistency, but I should probably say other burger outlets are available. तो दोस्तों एक तो ये वीडियो था कि बस डिस्कशन हुआ, आप देख लेते चाइना में क्या हो रहा है भाई, बस इन्होंने यही बताया कि डिक्लाइन हो गई, वो तो हमने ऑलरेडी देख चुके हैं।
बता दिया मैंने आपको। Hoshan is this company. They take sand, rocks, they burn them up, they turn it into silicon, which is later refined into polysilicon that goes onto solar panels. And their big factories are out in Xinjiang. They've been connected by researchers to programs out there that the U.S. and the United Nations and others have said, promote forced labor. So the U.S. put these restrictions on them more than a year ago, and in that time, the demand for solar products is such that the company has had no problems whatsoever. The share price has more than doubled. The wealth of the family that owns it has more than doubled. They're worth more than $12 billion now. And so, researchers are looking at them as one example of a company that, really calls into question how the U.S. And other countries can sort of effectively police labor standards around the world. Yeah, absolutely, Dan. Doesn't that kind of just point to the fact that there's sort of limits to the U.S. sanctions here too? What can we learn from Hoshin? One of the big things to learn is that this company, China, is such a dominant player in the solar supply chain that it takes more than just sticks. If countries or companies want to create an anti-slavery supply chain, they need to also sort of promote and give incentives to companies to build supply chains that focus on labor standards and are free from forced labor. And you can't just sort of try to restrict the world and make it change that way. You have to bring some carrots with the sticks. Yeah, also, you've got to have a market position, haven't you, Dan? Yeah, and that's the other thing, is China produces 98% of the world's solar wafers. It's easier for China to find new buyers of solar materials than it is for the U.S. to find new sellers. And so this is one of those cases where, it hurts. It's almost like cutting off your nose to spite your face. It hurts the sanctioner more than it does the sanctionee to restrict trade with this company. तो देख लो दोस्तों, ये भी कह रहे हैं कि अगर यूएस सैंक्शन करेगा तो फायदा New York City for our viewers worldwide. I'm Lisa. नुकसान है यूएस का, पर इन दी एंड तो उससे क्या होगा, अगर वहाँ पे इस तरह की चीज़ों को सैंक्शन किया जाएगा तो वहाँ पे प्राइस बढ़ेंगे स्टार्टिंग में। तो जब सैंक्शन हो गया, प्राइस बढ़ गया, फिर क्या होगा, फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जाएंगे। इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो डॉलर बढ़ेगा तो जो भी ऐसे डिनोमिनेटेड डॉलर में होते हैं स्टॉक्स, क्रिप्टो, बॉन्ड्स, हाउसेस, सब गिरेंगे। बॉन्ड्स गिरेंगे तो हाई यील्ड बढ़ेगी। तो यील्ड भी देखना पड़ेगा दोस्तों क्या हो रहा है। स्टार्टिंग में बेशक इंट्राडे में कोई नंबर पहले आ जाए तो बाउंस आ जाता है, बाद में जैसे सीपीआई फोरकास्ट से नीचे आ गई तो बाउंस आ गया। इन्फ्लेशन कम है तो क्वांटिटेटिव टाइटनिंग नहीं करनी पड़ेगी, तो इसलिए बाउंस आ गया। इंट्राडे में फिर यील्ड हाई आ गई मतलब बॉन्ड वाले डरे हुए हैं, वो बाय नहीं करना चाहते। जो बॉन्ड मार्केट के हैं वो बाय क्यों नहीं करना चाहते, अब उनको फेड को ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। तो जब देना पड़ेगा तो और भी ख़रीदने आ जाएंगे, जब और भी ख़रीदने आ जाएंगे वो डॉलर सप्लाई कर देंगे, मतलब डॉलर सप्लाई कर देंगे मार्केट में, बॉन्ड खरीद लेंगे, ठीक है। और अगर फेड ने बॉन्ड्स बेचे हैं तो वो डॉलर खरीद के अपने पास रख लेंगे, क्योंकि उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्वांटिटेटिव टाइटनिंग। इस टाइम पे फेड के लोगों ने खुद ही तो बोला है, नील कश्करी ने। तो इस ऐसे आपको समझना पड़ेगा डेली क्या हो रहा है। And what that might mean for Bitcoin, which we can get to a bit later on. Yes, good morning. अब ये फिर बिटकॉइन पे आ गया है। बिटकॉइन के लिए मैं इसको बता देता हूँ कि भाई अभी मत बाय करो। क्वांटिटेटिव ईजिंग, इंटरेस्ट रेट डिक्रीजेस, फेड ने अपने मुंह से अनाउंस नहीं करे हैं, ये बार बार यही चीज़ पूछते रहता है। और सभी की आंखें देखो कैसी खिल उठी हैं, और इनको भी शायद ये न्यूज़ रिपोर्टर होंगे, इनको शायद पता भी है या ये प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, क्या चलाना चाह रहे हैं। पर बिटकॉइन अभी बढ़ने नहीं वाला, बढ़ जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि कभी नहीं बढ़ेगा, बढ़ जाएगा। हो सकता है परसों ही बढ़ जाए, पर अगर फेड ने अपने परसों ही मुंह से बोल देना कि हम इंटरेस्ट रेट घटा रहे हैं तो बढ़ जाएगा। अगर जब तक नहीं बोला तब तक नहीं बढ़ेगा। So POS stands for proof of stake. Proof of stake is a mechanism for consensus. So again, we're talking about Ethereum. Ethereum is the second most popular cryptocurrency after Bitcoin. And this week, Ethereum just went through its big test, the third test of the switch over. It's called the Gurley test, and they successfully completed that merge test. And now Ethereum, the cryptocurrency, is now scheduled for the upgrade merge
next month in mid-September. So this is the most highly anticipated event in the world of Ethereum and cryptocurrency. Bobby, what does it actually change? Give us a sense of that. Yeah, so again, proof of stake is a consensus mechanism. So people may have heard the other version of that is called proof of work, POW. So Bitcoin started 13 years ago, invented the consensus mechanism called proof of work. Now remember, these digital decentralized currencies are decentralized in the sense that there's no central authority, no central body controlling what's right or wrong on the currency blockchain. And the way they sort out what's right and wrong is through a consensus mechanism. So in Bitcoin's case, it uses proof of work. In fact, when Ethereum started, it also used proof of work. And then now, about 7-8 years after Ethereum launched, it's now switching over to proof of stake. And this has been highly anticipated. It's been delayed multiple times over the last 2-3 years. And it's finally happening. So the Ethereum world, the whole world of smart contracts and DeFi and all the और ये जो प्रूफ इथीरियम में बता रहे हैं ना, इसी की वजह से लोगों ने, इसमें क्या हुआ था कि सेल्सियस क्रैश हुआ है अभी रिसेंटली, वो इसीलिए क्रैश हुआ था क्योंकि जो इथीरियम में ये बात कर रहे हैं ना कि अब इथीरियम प्रूफ ऑफ वर्क से all the digital cryptocurrency enthusiasts are very excited about this upgrade. जो भी ये अब अपग्रेड करने लग रहे हैं, तो उसकी वजह से ये होगा कि हुआ उसमें ये बोला कि जो क्योंकि अब उसमें कुछ लोगों को लाने के लिए भी तो इन्होंने करना था। 2020 में क्वांटिटेटिव ईजिंग अनाउंस हुई, उसी टाइम इन्होंने ये भी बकवास चलानी स्टार्ट कर दी कि हम ये सिस्टम लाएंगे, हम वो करेंगे, ये करेंगे, वैसे करेंगे, ऐसे करेंगे। समझ रहे हो ना? क्वांटिटेटिव ईजिंग टाइम पे ही तभी बहुत सारे स्कैम भी उसी टाइम लॉन्च हुए, बहुत सारे प्रोजेक्ट भी उसी टाइम लॉन्च हुए। 2017 में भी ऐसे ही हुआ था, 2018-19 में कुछ नहीं लॉन्च हुआ, 2020 में ही लॉन्च करना था सभी को। तो ये चीज़ हुई और उसमें यह था कि इथीरियम को ना स्टेक करो तो उसको एक आपको टोकन दे देंगे कि स्टेक्ड इथीरियम। उस स्टेक्ड इथीरियम की भी फिर लोगों ने डीफाई बना के वो बना ली, क्या कहते हैं, ट्रेडिंग अलाउ कर दी कि अब तुम इसको भी एज अ टोकन यूज़ कर सकते हो। तो लोगों ने उस पर क्या किया, स्टेकिंग करते थे, जैसे स्टेक इडली, उसको कहीं पे स्टेक किया, उसके अगेंस्ट बोरो, फिर जब वो दिखा दिया ना तो आप कहीं पे स्टेक कर सकते हो अपने टोकन्स को, और वो आपको 3-4% जितना भी होता है वो उतना देते हैं। और फिर वो उस स्टेक को भी आप ले जाके, जैसे बॉन्ड होता है ना, बॉन्ड को आप किसी बैंक को दे दो, बैंक को दे दो, वो सरकार का लोन है, आप बैंक को दे दो कि भाई ये लो, ये सरकार पे हमारा लोन है और ये हमने इतने पैसे दिए हैं, तुम हमें एक और लोन दे दो, हम आगे जाके इन्वेस्ट कर लेंगे। तो आपका एक तरह से वो इंटरेस्ट फ्री लोन हो जाता है। तो ऐसे ही ये भी है, इसमें भी आप स्टेक कर लो, आपको इंटरेस्ट रेट मिल जाता है, तो इसमें आपकी होती है डबल इनकम। तो जो स्टेक करके आपको स्टेक डीड को स्टेक किया, उसके तो 4% मिल ही रहे हैं, फिर आप उस पर बोरो कर लो और उसको आगे जाके स्टेक कर दो, फिर 4% वहाँ से ले लो, वहाँ से बोरो कर लो 2% से, दूसरी जगह से कमा लो 4%, तो दूसरी जगह से आपको नेट इनकम हो गई 2%, उधर से 4% तो हो ही रही थी, तो टोटल आपकी इनकम 4 से बढ़ के 6% हो गई। तो ऐसे लोगों ने स्टेक ईट में भी बहुत चक्कर घुमाते ना वो इतना ज़्यादा लेवरेज्ड हो गया, इतना ज़्यादा हो गया, वो क्रैश ही हो गया। तो सेल्सियस भी अब क्रैश हो गया, कई लोगों के तो बिलियन डॉलर्स चले गए। इसी तरह का लूना था, वो भी इसीलिए मई में क्रैश हुआ, $100 से एक हफ्ते में के अंदर 0 पे आ गया था। What would be deemed और वापस नहीं गया। success for this upgrade then, Bobby, to you? Is it that yes, if you switch from proof of work, proof of stake, that it becomes more decentralized Ether, and therefore does that actually, in a significant way, maybe start to allow people to look at Bitcoin a little bit less and maybe Ether more? I mean, how do you think that changes the whole dynamics of the crypto industry? Yeah, that's a great question. So decentralization is still critical. And in the case of proof of work version is still critical. And in the case of proof of work versus proof of stake, in the proof of work original method, people using machines called miners, these quote unquote miners, would use machines to do computations around the world to help secure the blockchain that runs Ethereum. And that's what's happening on Bitcoin as well. Now, as there are critics of this who say that they waste a lot of energy, spending energy on the machines, electricity and all that.
So with proof of stake, the new mechanism does not require the miners to run these computers, powerful computers anymore. Instead, there's a group of people who have Ethereum, who stake their Ethereum, who put it down, and it comes to like a vote, kind of consensus voting mechanism. So the more Ethereum you have that you stake down, the more voting you have, and through this mechanism, the whole consortium can decide what's the right way to move forward for Ethereum. And they're switching over from proof of work to proof of stake, and the idea is to save energy. Supposedly, this will save 99.7% of the global energy used by Ethereum for mining. It will all be reduced, and then it'll be good for the environment. That's the idea. Yeah, we'll see the proof in the pudding on that one, Bobby. But I want to, last time we talked a couple of months ago, you were having a bit of, let's say, a downer on crypto, particularly Bitcoin. You were saying it may go down to 18,000. You were saying if it breached that, it would go down even perhaps further. Where do you stand right now, and how have things really evolved for you? अभी दोस्तों कल की वीडियो में जैसे मैंने आपको दिखाया था, सारे के सारे स्टॉक्स अपनी 100 डे की मूविंग एवरेज पे खड़े हुए हैं। डिज़नी का तो ओवरसोल्ड था ही वीकली में, तो वो ऊपर गया। पर अगर आप बिटकॉइन में आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, सोच रहे हो, तो पूरा का पूरा पोर्टफोलियो मत लगा देना। जितना भी आपने 10% अगर एलोकेट करने की सोची है तो उसका 1% ही लगाना, क्योंकि ना अभी आप लगा सकते हो, क्योंकि रिसेशन अनाउंस हो गई है, रिसेशनरी मेजर्स आ गए हैं। अगले अक्टूबर तक सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो अगर आप 1% DCA भी करते हो तो आप सेफ टेरिटरी में आप एज ए इन्वेस्टर बैठोगे लॉन्ग टर्म के लिए। तो यही मैं आपको भी एडवाइस करना चाहूँगा। Yeah, so I was just to set the record, I'm very bullish on Bitcoin and cryptocurrency. It's just that I think last time I was on the show, I was worried about the price. You know, short term there's price correction, and compared to then, you know, Bitcoin, Ethereum have both come up, you know, more than 20% in price. And I think the call for bear market, that might be premature. We'll see, right? If the bear market doesn't materialize, you could easily see Bitcoin, Ethereum go back up towards their previous highs, especially with this upcoming upgrade for Ethereum. This is very important for the cryptocurrency ecosystem. Everyone's anticipating it. On the other hand, if there really is a bear market, I think it's a short-term, you know, 1 to 2 year affair, and that's just to set the stage for a big new super rally in the coming years. I mean, Bobby, then it और दोस्तों ये कह रहे हैं ना कि इथीरियम में अब जो माइनर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो भी स्टेक करेगा वही माइनिंग करेंगे। तो ये मैं आपको सिस्टम बता दूँ, ये कोई नया सिस्टम नहीं है, ये लूना में भी यूज़ हुआ था। तो लूना तो फेल हो गया, 100 से 0 पे आ गया। और जब वो सिस्टम फेल हो गया ना, फिर जो उसका फाउंडर था उसने ये बोला कि हम ना एक नया चेन बनाएंगे। अब कोई बात नहीं, फेल हो गया तो हो गया, अब ना हम एक नया सिस्टम बनाएंगे और उसी को चलाएंगे। अब आर यू विद मी, यू मून बॉयज़, यू माई क्रिप्टो कम्युनिटी, आर यू विद मी। जैसे 2021 में ये ड्रामे सारे इन्होंने चला के पंप लगा दिया ना, स्कैम बेच दिए, ऐसे ही वही भाषा यूज़ की उसने। और मेरे को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मेरे को तो पता था जो नए लोग थे वो तो बेचारे बैठे होंगे जो 1-1.5 घंटे के लिए खोल के बैठते। हम तो पूरे दिन ट्रेडिंग जीतते हैं, सांस लेते हैं, तो हमें तो पता है कहाँ पे क्या हो रहा है। ट्विटर भी मैं देखता रहता हूँ उनकी सबकी, मैंने ट्विटर भी सब्सक्राइब की हुई है। तो उसमें हुआ कि वोट करो। तो जब सारे कम्युनिटी मेंबर्स ने, जो टोकन होल्डर्स थे ना, जिनके वॉलेट्स थे, जब उन्होंने वोट किया, उन्होंने जब नई चेन की बनाने की बात हुई, उन्होंने मना किया। उन्होंने बोला कि जितने आपके पैसे हैं, जो वॉलेट होल्डर्स थे, उनको आप दे दो। वो पैसे उस बंदे ने नहीं दिए और वोट के अगेंस्ट जाके ये दिखा दिया कि देखो जितने भी स्टेकर्स हैं ना, उसने मेरे जो डिसीजन नया कॉइन लॉन्च करने के, पता नहीं उसका क्या नाम रखा उन्होंने, जो लूना था उसको बना था लूना सी, उसका जो शॉर्ट फॉर्म था वो अब आने लग गई लुनची, LUNC। एंड ये मैं आपको दिखा देता हूँ, लूना न्यू टोकन, लूना ही रखा है शायद उन्होंने इसका नाम भी कॉइन मार्केट पे जाके। ये देखो टेरा रखा $1.98। जो इसका नया पुराना वर्जन था वो ये बना दिया लुनची, LUNC, टेरा क्लासिक। तो लूना को बदल के इसका नाम रख दिया टेरा क्लासिक, और जो लूना नई बनाई उसका नाम टेरा लूना कर दिया। ये देखो, और ये कितने का हो गया, 4 बार 0 और फिर 9। और इसका आप चार्ट देख लो, ये चार्ट भी दिखा देता हूँ, 3 महीने का ही, 3 महीने का था, अब तो ज़्यादा ही हो गया, अगस्त आ गया। ये देखो
मई में क्या हुआ, 3 मई को ये था $82 का और 12 मई को हो गया $0 का। तो इस तरह से भी डिक्लाइन आता है। और 8 मई को हो गया था 3 मई से $64 का। और यहाँ पे तो आके लोग पता है क्या, जैसे $1 का हो गया तो भी लोग ऐसे बोल रहे थे कि अरे अब तो $1 का आ गया। इतना डिक्लाइन होने के बाद, इतने इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के बाद, इतनी रिसेशन एक्सपेक्टेशन बढ़ने के बाद, इकोनॉमिक्स में बार बार 3-4 महीने से जो डिस्कशन हो रहे थे जनवरी से लेके मई तक, तब भी लोगों ने वो तो देखते नहीं, क्योंकि लोग देखते नहीं है जो इसमें इन्वेस्ट करते हैं ना, वो ये सब चीज़ें देखते नहीं। जो यूट्यूबर हैं वो भी नहीं देखते। तो बोला कि $1 पे आ गया, देखो 90% गिर गया, हम तो 2 लाख रुपए के खरीद लिए, हमने तो पूरी सेविंग्स लगा ली। और $1 पे आने के बाद भी $1 से 0 पे भी नहीं, 0.0001 पे चला गया। और उस टाइम भी बहुत लोगों ने गालियां देने लग गए, उसको डेथ थ्रेट्स देने लग गए। पुलिस स्टेशनों में जो कोरिया का है ना, वो कौन, उसका नाम पता नहीं क्या है, कौन है शायद, जो टेरा का फाउंडर था, उसको धमकियाँ देने लग गए। उसके बाद फिर वो ठंडा बैठ गया, मतलब कहने लग गया मेरे को बहुत बुरा लगा, ये लगा, वो लगा, ऐसे लगा, वैसे लगा, अब हम ये प्लान लॉन्च कर रहे हैं, वो प्लान लॉन्च कर रहे हैं। तो ऐसे कर करके ड्रामा उसने वो स्टार्ट कर दिया फिर से। तो उससे पहले, उसके 1-2 दिन पहले ही उसने कंपनी भी बंद की थी अपनी, ये लूना के नाम पे कंपनी खोल रखी थी। और ये उसने 26 अप्रैल को बंद की थी, ये देखो यहाँ पे। और इसी टाइम पे हर जगह स्टॉक डिक्लाइन भी हुए थे, समझे। डिक्लाइन जैसे मैंने आपको दिखाया था ना, वो टेस्ला का स्टॉक जब एलन मस्क ने कहा था कि अब तो मैं बेचूंगा ही नहीं, और उसी टाइम फिर से, और उसी टाइम की बात है ये 26 अप्रैल 24 अप्रैल की। कल की वीडियो में देख लेना टेस्ला की बात, क्योंकि कल टेस्ला की न्यूज़ रिलीज़ हुई थी, उसमें उसने $6.9 बिलियन के स्टॉक्स बेचे हैं। और ये बोलने के बावजूद अप्रैल में कि मैं कभी नहीं बेचूंगा, और बहाना बनाया क्या कि मेरे को ट्विटर के बॉट्स हैं, उस पर लॉ सूट चल रहा है, और उस पर क्या पता मेरे को वो अपना खरीदना पड़ जाए, इसलिए मैंने वो स्टॉक्स बेचे हैं ताकि मेरे पास कैश हो। Back to the initial premise of the conversation, would you be in favor, say everyone's saying it's such a good thing for Ether right तो एज अ बिजनेसमैन आपको ये भी पता होना चाहिए, ये बिजनेस आपके लिए, ये नॉलेज आपके लिए भी है, चाहे आप किसी भी इंडस्ट्री में बिजनेस करते हो, कि ये टेक्नोलॉजी में बेसिकली सी हो जाए, इस काम कैसे चला रहे हैं। now? Would you be in favor of switching Bitcoin to proof of stake? Why or why not? Yeah, that's a great question. अब ये वही प्रूफ ऑफ स्टेक, आप विल यू बी इन फेवर, तो प्रूफ ऑफ वर्क को तो कोई जाके हैक नहीं कर सकता, उसमें तो कम्युनिटी होल्डर्स की चलेगी। अब अगर इन्होंने इसको भी प्रूफ ऑफ स्टेक बना दिया, फिर जाके उसमें गवर्नमेंट अपना स्टेक ले लेगी। अब जो टोकन होल्डर्स होंगे वो जो बैठे रहे, और जो गवर्नमेंट जो वोट होगा वो बस हमारा वोट हो गया, तुम सब चलो, जैसे लूना में हुआ वैसे ही होना है। Once we have seen a successful upgrade to proof of stake for Ethereum, I think the spotlight will turn to Bitcoin for sure, and that will be a very, very fierce debate. There are many hardcore Bitcoin people who don't want to see the change for Bitcoin and want to keep it at proof of work, and yet and it shouldn't happen. It shouldn't happen in under any circumstance. people who will come out and say that Under proof of stake is under any financial incentive. better for the environment and so on and so forth. I myself, I'm withholding judgment. I'm going to wait and see how the POS upgrade for Ethereum goes. And also to point out to audience, fundamentally, Bitcoin and Ethereum are different. Even though they're routinely lumped into the same bucket as decentralized cryptocurrency, but the reality is that they're quite different, because Bitcoin is more about money as underlying asset class, and whereas Ethereum is more about a global computation system, like a global internet computer system that will run smart contracts and help process these smart contract transactions that enables DeFi, NFTs, and all these tokens that run on the Ethereum network. So fundamentally, Bitcoin and Ethereum are used very, very differently. It does take some experience and knowledge to understand the nuances I'm describing, and for that matter, that's not critical that Bitcoin has to follow Ethereum for its consensus there. They can be different, and right now they're apparently going in different directions at this point. And they should keep going on in different directions. एनीवेज, इसमें दोस्तों क्रिप्टो की बात होनी है इस वीडियो में। ये आज 11-12 अगस्त की वीडियो अपलोड हुई है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, बॉबी ली, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एट बैलेट क्रिप्टो, डिस्कसेस द अपग्रेड टू द इथेरियम ब्लॉकचेन कमिंग अप इन सितंबर, what it means for the crypto space and his outlook for cryptocurrencies. He speaks on Bloomberg television. तो ये है दोस्तों, डिस्क्रिप्शन भी पढ़ लेना चाहिए।
वीडियो का टाइटल है बैलेट क्रिप्टो CEO वेरी बुलिश ऑन बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी वेरी इफ इट इज वेरी बुलिश इवन देन आई एम नॉट बाइंग आई वोंट बी इंक्रीजिंग माय पोजीशंस आई वोंट बी सिटिंग with my trade on if the price grows below 20 moving average when it is above 100 moving average on a 5-minute chart. That's it. Rules are rules guys. Day trading में rules are rules. Okay, चाहे जो कितना ही बुलिश हो, चाहे जो प्रूफ ऑफ स्टेक आ रहा हो, प्रूफ ऑफ वर्क आ रहा हो, कोई CEO कुछ आगे बोल दे, कोई बहाना दे दे, नहीं चलेगा. ठीक है दोस्तों, ये भी देख लेते हैं. To get the inflation rate down? Well, I'd like to start with this. We are paying 8. First time since the pandemic. When you look at these numbers, how significant to you are these? ये है Federal Reserve's daily sees 50 basis point hike in September, open to 75 basis points. फेडरल रिजर्व की डेली ने बोला है कि मैं 50 बेसिस पॉइंट देखती हूँ सितंबर में, पर आपको ना इसकी बात पे विश्वास नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग जब जुलाई की बात हो रही थी तो जब जून का इंटरेस्ट रेट हाइक आया था तब 50 का प्राइस इन था और इंटरेस्ट रेट आया 75 बेसिस पॉइंट का. इसलिए वहाँ पे जब मैंने आपको चार्ट दिखाया था पिछली वीडियो में, वो डिक्लाइन हुआ था MNQ. फिर से आपको एक बारी मैं दिखा देता हूँ, ये देख लो 1 आवर 1 डे का चार्ट जाके, ये रहा, इसको खोल लूँ, ये आप देखो यहाँ पे जून से पहले ये, तो यहाँ पे प्राइस इन नहीं था. ये देखो यहाँ पे क्या हुआ, पहले ही प्राइस इन कर लिया, 50 की जगह आ गया 75. मई में भी सेम चीज़ हुई थी, मई में हुई थी ये शायद सेम चीज़, मई में आया था डिक्लाइन. जून में तो उतना ही था पर एक्सपेक्टेशंस कम थी. और ये मूविंग एवरेज तो आप देख ही रहे हैं, 20 डे की मूविंग एवरेज. एक मंथ का ट्रेंड तोड़ने में मज़ा तो बहुत आता है सभी मार्केट मेकर्स को. तो और इंटरेस्ट रेट हाइक यहाँ पे आना था, यहाँ पे फेड मीटिंग थी, तब उससे पहले ही देख लो डिक्लाइन आ गया. और यहाँ पे भी हो सकता है कि इसी तरह की सिचुएशन क्रिएट हो जाए जैसे ये, क्योंकि सितंबर में इंटरेस्ट रेट आना है इस तरफ, यहाँ पे आने से पहले कुछ भी हो सकता है. इधर GDP डाउन हो गई है, ठीक है, और मूविंग एवरेज है ही है. मार्केट मेकर के लिए एक और अच्छा मौका है यहाँ तक डाउन लाने का. और इस तरह की बुलिश बातें भी हो रही हैं इस एरिया में अभी, जैसे 50 बेसिस पॉइंट 50 बेसिस पॉइंट, तो लोग ऐसे हो भी सकते हैं कि बैठ जाएं पकड़ के. तो मैं तो अपनी एंट्री अगर मारूंगा अभी तो इस टॉप के पास ही मारूंगा, उससे पहले नहीं मारने वाला मैं. ठीक है दोस्तों, तो ये अगर लॉन्ग टर्म की ट्रेडिंग मारनी है तो. शॉर्ट टर्म का तो पता ही है, आज का पहले ही बता दिया, GDP डाउन है, PMI डाउन है फोरकास्ट से, तो बुलिश और बेरिश में तगड़ा बैटल वॉलेटिलिटी होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है. Latest results. Well, और पॉइंट भी ऐसा ही है, जहाँ पे डिक्लाइन एकदम से सडन आता है, वहाँ पे देखा ना अभी 3 दिन में ही सारा प्राइस नीचे आ गया. 1 2 3 डेज, और 3 दिनों में भी ना ये 10-15 मिनट की ही कहानी होगी ये मोस्टली. इसमें 10-15 मिनट की कहानी, इसमें 15-20 मिनट की कहानी, इस दिन में 15-20 मिनट की कहानी. तो ऐसे होता है दोस्तों. तो बहुत तैयार आपको बैठना है, लॉस लेके नहीं बैठना, रूल्स को फॉलो करना है. हो सकता है क्या पता मैं कुछ बताऊं गलत हो जाए, या फिर आप सोच के बैठे वो गलत हो जाए, पर अगर आपने रूल फॉलो करा है यू विल लिव फॉर द नेक्स्ट ट्रेडिंग डे. दैट्स इम्पॉर्टेंट. significant in that they are saying we're seeing some. तो ये बोलते कुछ और हैं, ये कोई फेड की वो नहीं है. अब जैसे इंडियन गवर्नमेंट है, उसमें कुछ मान लो दिल्ली का CM कुछ और कह दे, पंजाब का CM कुछ और कह दे, पर होगा तो इन दी एंड डिफरेंट ही ना. जो मोदी जी चाहेंगे, जो ऑल द संसद में राज्यसभा में जो बात होगी, तो इसी तरह ये लोग भी हैं. फेड जरूरी थोड़ी है कि इनके कहने पे ही बात करे, पर इनको ऐसे लाया जाता है, माहौल बनाया जाता है मार्केट में बुलिश का. क्रॉसओवर्स के टाइम पे ये बहुत ऐसे आके उछलते हैं. Improvement, but they're not victory, because remember that the headline CPI number is still 8.5%. I want to say it again, 8.5% on a 12-month basis. And that means that consumers are paying 8.5% more this month than they were, last year for the same goods and services, and that's too high. Inflation is too high, but it is always important to start seeing it come down a little bit. So if I were to ask you, think about those scales. You have one thing on one side and the other on the other side. So one has 50 basis points
for the September meeting. The other one has 75 basis points. After you've seen these numbers, तो 75 50 बेसिस पॉइंट्स 50 75 अगर 2.25 बेसिस पॉइंट्स ज़्यादा आ गया फोरकास्ट से, जैसे अभी फोरकास्ट से सीपीआई कम आई तो वो इन दी एंड बुलिश थी एनवायरनमेंट्स को देख के, एनवायरनमेंट जो फाइनेंशियल एनवायरनमेंट है। पर अगर ये फोरकास्ट से ज़्यादा हो गया इंटरेस्ट रेट हाइक तो डॉलर में स्ट्रेंथ फोरकास्ट से ज़्यादा आ गई तो जो डिक्लाइन है एसेट प्राइसेस में वो भी ज़्यादा ही आएगा। तो ये आपको ऐसे ये होती है ट्रेडिंग, फॉरवर्ड लुकिंग, आगे देख के गाड़ी चलानी है। numbers and anything else that's come out lately, like jobs, I guess. How do those scales weight now? Does Mary Daly feel that 50 basis point rate hike a little bit more, or 75? Well, maybe the first thing I'll start with is the scale 50-75 doesn't just depend on a data point, even an important one like the CPI. I like to say that we're data dependent, we're not data point dependent. And so really how I think of whether it's going to be 50 or 75 is I look at a lot of things coming in. So we have inflation numbers coming in. We have employment numbers coming in. We actually spend a lot of time, I know I do and my colleagues do, talking to businesses, households, community groups, people in stores. What are you feeling? And are you seeing signs that the economy is slowing? So all of those things, when I put them together, global risks, global growth, I have a baseline case going into September that is 50 basis points. That's where I've been since the last meeting. But I have an open mind about whether 75 is going to be necessary. And और ऐसा भी हो सकता है, अब आपको मैंने दिखा दिया ईपीआई, और ये बढ़ा सकता है 75 क्योंकि सीपीआई तो कम आ गई, सीपीआई तो फोरकास्ट से कम आ गई, ठीक है, इसका मतलब इन्फ्लेशन कम हो रही है। उसके बाद पीएमआई वो भी कम हो गई, इसका मतलब क्या है फोरकास्ट से कि अब लोग ज़्यादा स्पेंडिंग करेंगे, लोगों को अच्छे प्राइसेस मिल रहे हैं। तो अगर उन्होंने स्पेंडिंग की, सेल्स फोरकास्ट ज़्यादा आए तो फेड को एक सिग्नल मिल जाएगा कि हाँ भाई अब हम फोरकास्ट से ज़्यादा एक्चुअल को कर सकते हैं। तो ये भी एक आपको एज अ ट्रेडर, इकोनॉमिस्ट, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म ये सोच के आप इसको चलना है। a lot of that will depend on the labor market, inflation, and whether we start to we see those things slow enough to say, wow, we've got the momentum we need to really fight inflation. But 50 or 75 isn't about pivoting. It's not about ending this rate hike path. So I'm still kind of curious, if you just were looking at those numbers, what would you say? Do they support your baseline, for example? So 50 or 75? Yeah. I think 50 supports the baseline. Think about where we need to be at the end of the year. I mean, the numbers we just got. Oh, the numbers we just got? The numbers we just got say that we have enough uncertainty about the path of inflation. It looks a little bit improvement, but we don't want to be head fake, so we want to wait for the next report. We have an inflation report and an employment report coming out before the next meeting. It really behooves us to stay data dependent and not call it. But for today, with those numbers in hand, I still think 50 basis points is the case, but I am open to 75 should the data evolve differently. So we've got another. तो ब्लैक रॉक वाले ने ये बोला था कि धीरे धीरे इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, तो अगर धीरे धीरे ही बढ़ाने हैं तो मुझे को तो फिर वही चीज़ आ गई, फिर एक बुल और बियर का ना आपके दिमाग में ये डिबेट चलती रहनी चाहिए। तो इन्फ्लेशन भी कम आ रही है तो ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है नहीं इंटरेस्ट रेट, उधर से रिसेशन हिट हो गई है, टेक्निकल रिसेशन आ गई है मंथ ऑन मंथ, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर दो अगर पहले क्वार्टर में नेगेटिव ग्रोथ आई, सेकंड क्वार्टर में भी नेगेटिव ग्रोथ आ गई तो उसको टेक्निकल रिसेशन बोला जाता है। अभी कोई देश नहीं बोल रहा है, बांग्लादेश भी मना कर रहा है, यूके भी मना कर रहा है, पर ये रिसेशन है। एजुकेटेड लोग इसको रिसेशन ही कहते हैं, पॉलिटिकल लोग, क्योंकि पॉलिटिकल फिर लड़ाई हो जाएगा ना, देश में दंगे वंगे फसाद हो जाते हैं, लोग डर जाते हैं, इसलिए कोई ऐसे बोल नहीं रहा रिसेशन है, बट ये रिसेशन है, इसको रिसेशन ही कहा जाता है। Inflation report and other jobs. We do. उसमें ये हो सकता है कि ये शायद 50 बेसिस पॉइंट अगर कह रहे हैं तो शायद वो सही भी हो, तो अगर ऊपर की तरफ मूव आता है 100 में 5 मिनट चार्ट पे 100 से ऊपर है 20 की एवरेज तो बाय मारना और प्रॉफिट लेके निकल लेना, पर ज़्यादा लॉन्ग भी मत बैठना। अगर एक डे का जो आपने टारगेट रखा है वो मीट हो गया, हमारा पर्पस क्या है, डे बाय डे अपने अकाउंट को इंक्रीज़ करना, डे बाय डे प्रॉफिट बनाना और निकलना। हमारा पर्पस ये नहीं है कि हम रोज़ ब रोज़ देखते जाएं कि जो मैं सोच के बैठा था एक हफ़्ते पहले वो हुआ कि नहीं हुआ, अगर नहीं हुआ तो फिर गुस्सा आए, सर में सिगरेट पीने लग जाए, ऐसे नहीं होता, स्ट्रेस आने लग जाए, ऐसे ट्रेडिंग नहीं होती। दिस इज़ नॉट ट्रेडिंग, डे ट्रेडिंग स्पेशली। अगर आप लॉन्ग टर्म भी कर रहे हो और आप ज़्यादा ओवर इन्वेस्टेड हो गए
तो दिक्कत हो जाती है ऐसे माहौल में. Big wins. Now, I want to ask you, I want to hit some of the big points first. And the other one is there's, in terms of recession and recession risk, there seems to be frequently a sense in markets that, oh, once there's signs of a recession, if the risks are rising, the Fed will pull back. So is the Fed, are you willing to let those risks materialize if you have to risk a recession, if that's what it's in the end takes to get the inflation rate तो रिसेशन तो आ गई है. रिसेशन दे हैव ऑलरेडी ब्रॉट down? Well, I'd like to start with this. We are a अब दोस्तों ये भी आप देखो, जो मीडिया वाले हैं ना, वो भी गवर्नमेंट को ऐसे नाराज़ नहीं करना चाहते. अब ये तो बड़ा चैनल है, ये गवर्नमेंट के खिलाफ ऐसे बोल नहीं रहा कि रिसेशन आ गई है, टेक्निकल रिसेशन आ गई है. इनसे ये ऐसे सवाल नहीं कर रहे, मतलब आर्गूमेंट नहीं कर रहे. रिसेशन तो आ गई है, मतलब जो भी गवर्नमेंट ने, फेड ने मिलकर डिसाइड किया है कि हम ये बोलेंगे, उसके खिलाफ ही उसको जाके जैसे इंडिया में करते हैं ना, उस तरह के क्वेश्चन पूछ नहीं रहे. long way from evaluating those risks right now. Look बट के जबकि ये अपने चैनल पे एक दूसरे से डिस्कशन करते हैं, तब ये रिसेशन की बात करते हैं. अभी जैसे हम आगे देखेंगे, उस पर आप खुद ही देख लेना. at the employment report. The people in the labor market, whether they're a firm trying to find a worker or workers trying to find a job, do not feel like it's a recession. Right now, jobs are plentiful. The main marker for consumers about 2008 में भी ऐसे ही बोला था, जब रिसेशन का डंप आया था ना, उससे पहले भी यही बोल रहे थे, रिसेशन तो है ही नहीं, रिसेशन तो है ही नहीं, सब ठीक है, सब बढ़िया है. recession is, are they finding hard time 2008 से फिर उस टॉप तक आने में 2015 तक का टाइम लग गया था. finding jobs? Is it hard to get a job, and are their incomes falling? And you really don't see that right now. So I don't see the risks of inflation. चार्ट ही दिखा देता हूँ आपको यार, चार्ट ही दिखा देता हूँ. ये मैं नैस्डैक का चार्ट खोल रहा हूँ, क्यू इन्वेस्ट को. ये मैं मंथली चार्ट खोल लेता हूँ, ये देख लो मंथली. 2008 से 1 मई 2008 को टॉप बनाया. ये देखो 1 अक्टूबर 2007 का टॉप था, बट इसको ले लेते हैं 1 मई. यहाँ पे बोल रहे थे रिसेशन तो है ही नहीं, रिसेशन तो आया ही नहीं. और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लगभग 9 महीने लग गए थे. तो अभी भी जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, अगले साल अक्टूबर तक हिसाब लगा के यहाँ पे आप बैठ सकते हो. 8-10 महीने में अक्टूबर का यहाँ तक लेवल आ जाएगा. पर आप ये देखो यहाँ पे अक्टूबर 2023, तो 2 जून का टॉप फिर कब जाके ब्रेक हुआ, 1 अक्टूबर 2010 को जाके ब्रेक हुआ. और उस पर भी ये झूलता रहा, घूमता रहा. ये देखो यहाँ से डिसाइसिव ब्लो तब आया 1 सितंबर 2011, मतलब 2012 का टाइम हो गया. तो 8 9 10 11 12, ठीक है दोस्तों. तो लगभग 3 से 4 साल लग गए टॉप को ब्रेक करने में. तो आप ये देखो एनीवेज. और यहाँ पे भी ये देखो मंथली भी जंप आने को हो रहा है. 20 मंथ की मूविंग एवरेज अगर ऊपर को ब्रेक करता है तो ज़रूर पोजीशन लो दोस्तों, यहाँ पे बैठो. ये बहुत अच्छा टाइम होगा. ये पोजीशन, ये एरिया बहुत अच्छा होगा. अगर यहाँ पे होता है रिस्क रिवॉर्ड भी, आप अपना स्टॉप लॉस भी टाइट रख सकते हो, पोजीशन भी लंबी अच्छी बना सकते हो. इस मूविंग एवरेज के ऊपर क्रॉस होता है और जंप भी लिया है इचिमोकू के ऊपर. तो वो देखते हैं, पर इचिमोकू के नीचे नहीं डिक्लाइन आया. तो मेरे को ना अभी ये इंटर 6 मंथ के टाइम में ये मेरे को इसकी काम लग रहा है. बट अगर टेक्निकल में मेरे को वहाँ पे बढ़िया मूविंग एवरेज दिख रही है तो ज़रूर आई विल टेक अ पोजीशन. बेशक मेरे व्यू से मीट नहीं हो रहा, शायद मेरे ऑब्जर्वेशन में कुछ मिसिंग हो, इसलिए आप टेक्निकल का भी यूज़ करोगे उसी टाइम पे. अगर फंडामेंटल नॉलेज लैक हो रही है, समझ नहीं आ रहा, तो टेक्निकल पे लेके बैठो, वहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के बैठो, टाइट स्टॉप लॉस मैनेजमेंट रखो. यही डे ट्रेडिंग है. As inflation is too high and has been too high for too long, and we need to bring that down. So when I'm balancing the risks, I'm really balancing how quickly can we bring inflation down without tipping the labor market over, and that's why 50 basis points makes sense to me right now. Mary, does the stock market bullishness right now, is that challenging to the Federal Reserve, given that, of course, that could relax?
और क्योंकि ना दोस्तों एक मुझको ये भी लग रहा है ये बढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि मिड टर्म इलेक्शंस आने वाले हैं नवंबर में, और अगर इन्होंने अभी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए तो लोग डर जाएंगे, रिसेशन आ जाएगी, एंड वो हो सकता है कि बिडेन को हरा दे इलेक्शन में, ऐसा भी हो सकता है। तो एक तो पॉलिटिकल प्रेशर भी होगा बिडेन का फेड के ऊपर इंटरेस्ट रेट ऐसे एकदम से बढ़ाने के ऊपर, और ऊपर से कुछ इस तरह के फैक्टर्स भी हैं जो रिसेशंस आ गई हैं, इन्फ्लेशन कम हो रही है, क्वांटिटेटिव रिसेशन आ गई है तो क्वांटिटेटिव ईजिंग करनी पड़ेगी, इन्फ्लेशन घट रही है तो जो क्वांटिटेटिव ईजिंग हो रही है वो ऑटोमेटिक कम हो जाए, उसका वो वहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगी। तो फेड को भी अपनी तरफ से कम जान लगानी पड़ेगी मार्केट में वो स्टिमुलेशन करने के लिए, मार्केट का एम्बिशन बढ़ाने के लिए। तो एक तो ये चीज़ है। तो 2-3 चीज़ें ना ये कैटलिस्ट होते हैं, तो आप इसको हमेशा देखते रहो 3-4 महीने सामने क्या हो रहा है। तो अभी मैं नवंबर में झांक के बता रहा हूँ, सितंबर में झांक के बता रहा हूँ आपको, अक्टूबर का कुछ है नहीं, और आज का इंट्राडे का जो मैंने कल था सीपीआई पीपीआई ये नंबर्स में झांक के बताया यील्ड में, और आज के नंबर्स जो आएंगे उसमें भी हम झांक रहे हैं। तो ये झांकना चलता रहना चाहिए हर जगह ही, हर दिन। Financial conditions, which is not what the Fed wants to see at this moment. So we look at a broad range of financial conditions, and the stock market is simply one of them. I'm also looking at mortgage interest rates and borrowing rates for businesses and consumers for a variety of things. And I really do want those to remain tight and tightening as we go, because we don't want financial conditions to relax. We want them to remain tight so that we can continue to bridle the economy somewhat, take the accommodation out. Remember, financial conditions have been so loose in part because we were adding a lot of accommodation to get us through the pandemic. Now we want to pull that back, and we want the economy to slow, bring demand and supply back in balance, and deliver a sustainable growth path that delivers on price stability and full employment. This is achievable, but it takes some time to work its way through. Mary, it's not the ideal scenario, but would you ultimately be comfortable or okay with triggering a recession, even if it's a mild one, in order to get over inflation? Well, let me just say what is true is that I think about what I want to achieve, what Americans really are expecting us to achieve, and that is a smoother transition that doesn't require a recession, actually delivers on a slower economy that is still giving people the jobs they need and the price stability they deserve. That's what I'm looking for, and that's what I'm focused on 100%. So, Mary, I want to ask you about a story we just ran, senators suggesting that the reserve banks need to provide information under the Freedom of Information Act. They're mainly concerned about some of the what they consider trading irregularities over the last year. Is there something that the reserve banks are holding back? Is there any reason why you would? Is there something that is being miscommunicated here? So let me start with the idea, first acknowledging we did receive a letter from Senator Warren today. All the reserve banks did in the Board of Governors, and we're thinking about that. We're looking over that letter. We just received it this morning. But here's the most important message for listeners. The Fed is dedicated to being transparent, because transparency is how we build trust, and trust is our most important tool. And so us being transparent about how we run our businesses, how we have our finances, and most importantly about what we're doing with policy, because inflation is high, is how we assure every American that they can depend on us to do the jobs we've asked to do, which is price stability, full employment. In terms of the labor market, how are you assessing its strength? And I'm guessing, what is the reaction अब देखो दोस्तों, यहाँ पे फिर ये बढ़िया सा एक जंप बनने लगा। And you're suggesting that's अब इंट्राडे में वैसे तो मेरे मैं खुद तो मैं यहाँ पे नहीं ट्रेड करता हूँ, ओपन में ट्रेड करता हूँ, पर अगर आपको ऐसे टाइमली ट्रेड करना है, आप यूके में यूएस में बैठे हो, वहाँ का सेशन ट्रेड करना चाहते हो, तो मेरा सेटअप यही था। ये देखो इंट्राडे में यहाँ पे ये वाली मूविंग एवरेज अभी भी इसके ऊपर है, मोमेंटम यहीं को है, इचिमोकू की ये येलो वाली लाइन भी ऊपर है, तो आप यहाँ पे बाय मार सकते हो। और यहाँ पे से लेके यहाँ तक का आप $40 4-5 हज़ार डॉलर का आराम से ट्रेड निकाल लोगे। देख लो ओवर सोल्ड है इंट्राडे में, ठीक है दोस्तों। और ये यील्ड भी देख लो, यील्ड भी टॉप बना रही है, यील्ड अब ऊपर नहीं जा रही यहाँ से। इसकी मैं ज़रा ड्राइंग्स रिमूव कर दूँ। यील्ड को भी यहाँ पे ये अच्छे खासे टॉप बना चुकी है, मुझको नहीं लगता इसने नीचे जाना है। अब इसकी ये मूविंग एवरेज भी नीचे क्रॉस हो गई है, तो डाउनवर्ड मोमेंटम इसका शो हो रहा है। यील्ड डाउन मतलब बॉन्ड्स अप,
बॉन्ड्स अप मतलब डॉलर की वैल्यू कम, तो इस इंडेक्स की वैल्यू अप, ठीक है। डॉलर की वैल्यू कम तो इंडेक्स की वैल्यू जो राइट हैंड साइड पे जो प्राइस लाइन कैंडल्स आपको दिखती है ना, ये एसेट वैल्यू डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ डॉलर इक्वल्स टू चार्ट लाइन। तो जो चार्ट लाइन में की अगर वैल्यू जो गलत हो गई, चार्ट प्राइस लाइन डॉलर की वैल्यू जो डिनोमिनेटर में उसकी वैल्यू कम हो गई, तो क्या होगा, ये जो चार्ट लाइन है ऊपर को जाएगी, राइट हैंड साइड ऊपर को जाएगी। तो इसलिए हम यहाँ पे अभी बैठे हैं और मैं अपना स्टॉप लॉस भी यहीं पे लगा के बैठूँगा। अगर यहाँ पे कुछ होता है तो $104 का, तो यहाँ पे हमारा रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा बेकार हो रहा है, पर अगर आपने प्रॉफिट करके निकलना है तो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे अगर बाय आता है तो मार्केट ऑर्डर में आप बाय ना करना। तो ये चीज़ होती है दोस्तों, ऐसे आपको बैठना, इंतज़ार करना है। यहाँ पे मार्केट में एकदम से बाय लगा के नहीं बैठना, बाय स्टॉप लगा के बैठो या सेल स्टॉप लगा के बैठो एवरेज इसके नीचे। अब यहाँ पे आप बैठे होते हैं एवरेज के नीचे, एक यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया, यहाँ पे स्टॉप लॉस, यहाँ पे फिर एक स्टॉप लॉस लगाते, यहाँ सेल लेते, आराम से आपका बढ़िया से ट्रेड सेट हो जाता। तो यहाँ से कितना होता, 1 मिनट यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ सेल लिमिट। तो यहाँ से आपका यहाँ तक आराम से $60 बन जाता, ठीक है दोस्तों। तो ये है, ये सिस्टम है। और ये भी यहाँ मान लो सेल लिमिट लगाया तो एक बार ही आपका एक बार स्टॉप लॉस होता है $31 का, टेक प्रॉफिट आपका था $54 का, ठीक है। $31 गया, अगले में फिर आपने लगाया, फिर आपका $60 प्रॉफिट हो गया, तो 60 गया, 60 माइनस 30, तो $30 फिर भी आपका प्रॉफिट हो गया। और यहाँ पे आपने फिर एक ट्रेड लिया 40। तो ऐसे आप अगर दिन में लॉन्ग टाइम ट्रेड करते हो तो आपसे 30 + 40 कितना हो गया, $70। तो अराउंड 8,000, 5,000, 4,000 आराम से आपकी इनकम आ गई। और ये तो 2 लॉट ही है, मैं तो 6 लॉट, 8 लॉट, 20 लॉट्स भी ट्रेड किए हुए हैं, 100 लॉट्स भी किए हुए हैं, 200 लॉट्स भी किए हुए हैं। तो वो आपका अकाउंट साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है आपको कितना करता है। पर मिनिमम जो आयरन बीम ब्रोकर है अमेरिका का, यूएस का, वो मिनिमम 1 लॉट अलाउ करते हैं, उससे कम नहीं अलाउ होता। मिनी, माइक्रो, मिनी, नेस्डैक फ्यूचर्स, ठीक है। तो ये उन लॉट्स का मैं आपको दिखा रहा हूँ। बाकी अलग अलग स्टॉक्स का अलग अलग करेंसी के अलग अलग सिंबल होते हैं, तो वो आप ब्रोकर से अपनी लिस्ट मंगा सकते हो, उनसे पूछ सकते हो कि कहाँ देखूँ मैं, कौन कौन से आपके पास अवेलेबल है, सिंबल, टिकर साइज़, टिकर नेम, तो आप वो वहाँ से चेक कर सकते हो। Get a soft landing. What are the triggers? What are the signals from the labor market that would make you rethink that, that would make you have a shift in policy, or just maybe worry more about getting a soft landing? Sure, I really appreciate that question, because the labor market we have a range of data, an entire dashboard of data. So it is too simplistic to simply look at the unemployment rate, although that's an important measure. But, I look at quit rates. How many workers are quitting? How many job openings do we have? Right now we see job openings coming down. That's not the same as laid off workers. So when I start to see workers maybe getting laid off and those workers struggling to find jobs, then I would worry more. But right now I'm not seeing that. Right now I'm seeing many workers finding jobs, very few getting laid off, and mostly people feeling that the labor market has a lot of opportunities for them. Firms think that it's very hard to find workers, and everyone tells me, literally everyone, that the salient risk, the most important risk in the economy, is high inflation. There's a lot of criticism that through Fed policy we've seen a lot of distortions in the housing market that will be. तो दोस्तों ये देखो कि इसमें फेड वही करता है जो लोग इन दी एंड चाह रहे होते हैं। लोगों को इन्फ्लेशन अच्छी नहीं लग रही। 2021 में दोस्तों नवंबर में मैं बताता हूँ, घर लोग देख रहे थे तो मिलियन डॉलर का 2 बेडरूम का घर, $1 मिलियन लगभग 8 करोड़ होता है। यूएस का $1 मिलियन 8 करोड़ इंडियन रुपीज़ होता है इस टाइम पे, अगस्त 12 2022 के टाइम पे। तब था 7 करोड़ रुपए। तो अब ये देखो, अगर इतनी तेज़ भी दाम बढ़ेंगे तो वहाँ के लोग कैसे ख़रीदेंगे। तो लोग परेशान हो गए थे क्योंकि सरकार ने डॉलर प्रिंट कर दिए थे। अब लोगों को इतना अंदाज़ा तो है नहीं कि हम कैसे अपने रिटर्न्स मल्टीप्लाई करें। रिच जो नवंबर के टाइम में जो रिच थे, जिनको पता था टेपरिंग अनाउंस होती है, इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं, तो ग्रोथ एसेट्स में जो फ्रंट एंड एसेट्स होते हैं यील्ड कर्व में, तो वही गिरते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने बेचने स्टार्ट कर दिए सारे एकदम से, झट 1-2 हफ्ते में सारा बेच बुझ के बिटकॉइन का प्राइस गिरा दिया 30-40%, ठीक है। तो ये होता है।
तो गरीब लोग क्या कह रहा हूँ, अनएजुकेटेड लोग, बेशक अमीर भी हो जाए और उसको कोई उसके माँ बाप ज़मीन खेत बगीचे बिटकॉइन जितना दे दे, पर अगर वो अनएजुकेटेड रह गया ना तो उनका पैसा 1-2 जनरेशन में निकल जाता है। that will have some level of longevity, even as तो इस तरह के लोग फेड को फोर्स करते हैं, वोट्स डालते हैं, दंगे फसाद करते हैं, तो इसलिए ये फिर ये मैनेज करते हैं उस चीज़ को, इंटरेस्ट रेट बढ़ा के, इंटरेस्ट रेट घटा के। जैसे रिसेशन आ जाएगी तो इंटरेस्ट रेट घटा देंगे, लोगों को पैसा दे देंगे कि अब चलो यार तुम बिज़नेस करो, तुमने ही हमने पहले बोला था रेट घटाने के लिए, हमने रेट घटा दिए। पर जब रेट घटाते हैं तो बिज़नेस भी डाउन हो जाते हैं, डॉलर की वैल्यू स्ट्रांग हो जाती है। पर अब तुम कह रहे हो तो उसकी वजह से नौकरियां चली गई, अब तुम्हारी नौकरियां चली गई, चलो हम फिर डॉलर की अब इंटरेस्ट रेट घटा देते हैं, फिर नौकरियों पर लग जाओ। तो यही 2020 में हुआ था, अब यही लगता है 2023 या 24 में हो जाएगा। वो देखते हैं उसमें कितना टाइम लगेगा, ऐसा भी हो सकता है कि 22 में ही हो जाए, हमें कुछ नहीं पता। फेड जो बोलेगा उस हिसाब से ट्रेडिंग करेंगे। seeing is the stickiest parts of inflation is really in housing, in shelter, in rental costs. So, I think it's useful to start prior to the pandemic. We have had an imbalance in supply and demand for housing for a long time. Housing units just haven't been keeping up after the Great Recession, the financial crisis, which was an important housing market crisis. So it was already where we were prior to the pandemic. And then the pandemic just made it worse because people were trying to move out, buy homes, they had cash to do it, interest rates were low. As we changed the economy, we raised interest rates, the first thing we've seen is that the housing market is slowed. That will slow home price appreciation, and then that with a lag filters through to rental price inflation. So it will take some time for all of this to work through the economy, but we are seeing the signs that it is working. Given those challenges in the economy, Mary, we have seen really Congress and the White House step up with new legislation, whether it's a CHIPS Act or the Inflation Reduction Act. When will those... एक बारी दोस्तों पोजीशन चेक कर लेते हैं क्या हुआ, हिट नहीं हुआ, देख लो सेलर्स एकदम से आ गए, बट फिर भी हम नीचे जाएंगे नहीं, हम प्राइस चेजिंग नहीं करेंगे। प्राइस हमारे पास आ रहा है, हम वेट करेंगे, अगर नहीं आ रहा तो ना आए, वेरी गुड। हमने आज के लिए कोई प्रॉफिट नहीं बनाया, कोई बात नहीं, पर हमने जो कल बनाया था वो तो सेफ़ है ना, परसों तो हम आगे कल फिर आके ट्रेडिंग तो कर सकते हैं ना। तो इसलिए आराम से बैठो, कम प्रॉफिट हो ज़्यादा देर बैठना नहीं। अभी जैसे आपको $30 का हिसाब दिखाया था, अगर वो हिट हो गया और आप एकदम से सोच रहे हो कि मेरे को कहीं जाना है, ये करना है, तो आप उस टाइम पर ट्रेडिंग ना करना, छोड़ दो, काम कर लो, फिनिश, फिर जाओ, फिर वापस आओ ट्रेडिंग करने। अपने आप को नॉलेज लेवल बनाओ, उस दिन फिर रिसर्च करो 4-5 घंटे की, जैसे मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ, और फिर अपना फिर ट्रेड लगाओ, नंबर्स देखो क्या आया, क्यों आया, कब आया, तो उस हिसाब से आपको ट्रेडिंग करनी है। स्पेशली इंट्राडे तो बहुत ज़रूरी है कि आप ऐसे करो। sort of filter through to the economy, and do you really think of those measures right now as the Fed considers where to go in the next couple of years? So, we take all the factors into account, including legislation, but the most important thing that people should know about the Fed. So, we take all the factors into account, including legislation. But the most important thing that people should know about the Fed is we work with the economy we have, and that is right now something that a variety of circumstances are creating high inflation. So if there are factors that reduce inflation, whether that's legislation that gets passed or slower global growth or the removal of supply chain barriers, we're prepared to adjust policy to accommodate those. But right now, I think the unequivocal answer that everyone would have is inflation is too high, and we still have a lot of work to do. Speaking of inflation too high, I want to come back to the CPI report. Core services are continuing to rise. That's one issue. In the productivity report on Friday, big drop in productivity, big jump in unit labor costs. In terms of your inflation outlook, is that one of the factors that suggests, sure, we saw a break in the CPI headline, but some of the underlying forces are still going to push upward on inflation, like shelter costs and other services? So when we look at the inflation projections that we get from this report, this is one of the reasons I take, it's good news that the inflation, it came down. It's certainly some relief for consumers. But
really, I'm looking at the longer run, and the longer run is driven by things like core services. Remember, services is a lot of what we buy, and if those prices are continuing to rise at a rapid clip, then we still have a lot of work to do. The shelter inflation, part of what I see there is the prices will stay elevated. That price appreciation will fall off gradually, so that's more anticipated. The core services I'm watching very carefully because we don't want inflation pressures to spread. And importantly, we want inflation expectations of consumers to remain well anchored, which they currently are. Have to ask you about the yield curve. It's inverted. It's been a very powerful signal in the past. How concerned are you about that? What are the signals you're seeing? So, it won't be surprising to anyone that I watch all signals, and the yield curve is one signal of financial conditions. But what I see right now is that we're in a uncertain time. ये देखो दोस्तों यील्ड कर्व, फिर यील्ड कर्व की बात आ गई तो अगर फेड का कोई प्रेसिडेंट सैन फ्रांसिस्को की जो जीडीपी है ना दोस्तों, भाई ये अमेरिका का एक शहर है जो कि कैलिफोर्निया स्टेट में पड़ता है, और जो कैलिफोर्निया की जीडीपी है वो ऑल इंडिया की जीडीपी से ज़्यादा बड़ी है। 3-4 ट्रिलियन डॉलर की उस कैलिफोर्निया स्टेट की जीडीपी है। सैन फ्रांसिस्को में बड़ी से बड़ी कंपनी बेस्ड है, ठीक है, समझ गए। इंटेल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़ॉन, बड़े से बड़ा जो अपना वाई कॉम्बिनेटर, वीसीज सारे सैन फ्रांसिस्को बेस्ड है। और यहाँ पर रियल इस्टेट का भी बहुत ज़्यादा 2-2 कमरे जहाँ अमेरिका में $500 $800 में मिल जाते हैं, वो यहाँ पे वही चीज़ $5000 $6000 में मिलती है। तो महंगाई बहुत है इसी वजह से, क्योंकि बहुत अमीर अमीर लोग, वेल इस्टेब्लिश्ड, वेल एजुकेटेड, वेल अचीव्ड, इस तरह के लोग वहाँ रहते हैं सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया स्टेट के अंदर। And there's not just uncertainty about what अगर ये यील्ड कर्व की बात कर रही है तो एज अ डे ट्रेडर आपको देखना पड़ेगा एज अ लॉन्ग टर्म कि एक चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है, ऐसे हल्के में नहीं ली जा सकती। यील्ड कर्व के बारे में कोई बात ही नहीं करता। मैंने देखा इंडिया में किसी भी चैनल में, किसी भी बुक में, और अमेज़ॉन पे भी कोई भी जो बाहर के ट्रेडर्स ने भी लिखी हुई है, जो अमेरिकन ट्रेडर्स है, उन्होंने किसी ने डे ट्रेडिंग में यील्ड कर्व की बात ही नहीं की। वो इसको बात को समझ के करके राजी ही नहीं है। बस टेक्निकल्स, ओवरसोल्ड, ओवरबॉट, ये इंडिकेटर, वो पैटर्न, बस यही है। the Fed will do, because I know there's a lot of conversation, what exact thing will we do in September, but people pretty much know the path that we're on and our commitment to bring inflation down. What is uncertain is what's going to happen in the global economy. I think it shouldn't be overlooked that central banks across the globe are tightening policy. So that synchronized tightening of policy is tightening global financial conditions, and growth is slowing globally. And investors and market participants are trying to figure that out and trying to figure out how the Fed's going to react, but how central banks across the globe will react, and how the economy will fare. Seems that what's a message coming from the Fed, including you, is that you expect about another 100 basis points of hikes this year. And then possibly more next year. Some people are more convinced you're going to get to 4%. So is that sort of the consensus, that the data matter, but currently the view is that right now, where we are, where inflation is, we have to get too restrictive, and we have to get at least 100 basis points, if not 150 or more, to get not just to some kind of near-term neutral, but to a restrictive stance that will bring down inflation? Well, let me talk about my own view. I see 3.4, which is what is... इन्फ्लेशन अब ऑलरेडी नीचे तो आ गई है, एक्सपेक्टेशंस एंड रियलिटी तो, पर वो उसमें ये हुआ कि फोरकास्ट से नीचे आई, असली में नहीं नीचे आई, असली में उतनी ही है। तो इसलिए अभी भी ये क्वेश्चन कर रहे हैं, उस एस्टीमेट को ज़्यादा गालियाँ नहीं दे रहे, उसकी ज़्यादा बेइज्जती नहीं कर रहे। जो बिडेन ने बयान दिया ना, उसकी ज़्यादा बेइज्जती नहीं हो रही, पर ये ऐसे इन दी एंड उसको कह रहे हैं कि भाई इन्फ्लेशन समझाने की कोशिश हो रही है दबी लहजे में कि हाँ भाई अभी भी इन्फ्लेशन है तो क्या करोगे। Was in the summary of economic projections, which we put out 4 times a year. That was the June number. That's about right for the end of this year. So another 100 basis points of increase between now and the end of the year. That seems right to me. If you think of the neutral rate of interest is roughly around 3, that means we're already in restrictive space by the end of the year. And then I do see us going up more next year, be more restrictive to fully bring inflation down. Another important feature that markets didn't come in with is that I don't see this hump-shaped part where we raise interest rates to really high rates and then bring them down. I think of raising them to a level that we know is going to be appropriate and then holding them there for a while so that we can continue to bring inflation down until we're well and truly done. और दोस्तों अगर इन्होंने होल्ड किया,
फोरकास्ट में फिर वही फोरकास्ट एक्चुअल की गेम आ जाएगी। फोरकास्ट अगर उस दिन कम हुआ फोरकास्ट में और फोरकास्ट के बराबर ही आ गया या फोरकास्ट से कम हुआ इंटरेस्ट रेट, तो आपको समझना कि ये बुलिश है। ये चीज़ उस दिन बुलिश एक्शन देखने को मिलेगा इंटरेस्ट रेट में। तो यूएसए में न्यूयॉर्क की अभी मार्केट खुल गई है, एक बार फिर से मार्केट का रिव्यू देख लेते हैं। ये देख लो दोस्तों, यहाँ पे हमने बाय स्टॉप लगाया था और यहाँ पे जो न्यूयॉर्क की मार्केट खुली वहाँ पे जंप देखने को मिला है, तो हम वापस एक्शन में आ गए हैं। तो ज़रा हम इसको भी देख लेते हैं, अब यहाँ पे ट्रेड कहाँ जाएगा इसको भी हम देखते रहेंगे, पर न्यूज़ देख लेते हैं साथ के साथ, नहीं तो टाइम वेस्ट होता रहेगा। क्योंकि ये ज़्यादा ज़रूरी है। वो ट्रेड एक ट्रेड हारेंगे कोई बात नहीं, पर उस जैसे अगर हम 100 ट्रेड फ्यूचर में लेने वाले हैं तो उन ट्रेड्स के पीछे हमारी क्या नॉलेज है, वो हमारी कहाँ से आई, वो आई स्क्रीन टाइम से। तो स्क्रीन टाइम एक तरह का ये भी स्क्रीन टाइम है, ठीक है, ह्यूमन समझना। क्योंकि इन दी एंड वहाँ पे कौन जीत रहा है, ह्यूमन ही जीत रहा है। आप अगर पैसे हार रहे हो, उसको एक्सचेंज को किसने बनाया, ह्यूमन ने चलाया। यूएस डॉलर की सप्लाई कौन रेगुलेट कर रहा है, ह्यूमन ही कर रहे हैं। तो ह्यूमन माइंडसेट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिजिटल मार्केटिंग बहुत जगह, तभी हर बिज़नेस में मार्केटिंग पे इसलिए खर्चा किया जाता है, मार्केटिंग से ही पैसा आता है, क्योंकि वो लोगों के इंसान को, दिमाग को समझते हैं, उसकी चाहतों को, उसकी ज़रूरतों को, उसकी शिक्षा को, क्या लेवल है, उस हिसाब से फिर अपनी अप्रोच बनाई जाती है। तो हम भी अपना ट्रेडिंग प्लान इसी हिसाब से बनाएंगे कि मार्केट क्या सोच रही है, हेज फंड मैनेजर्स क्या सोच रहे हैं, क्योंकि यही लोग पैसे वाले हैं। हमें तो बस अपना पैसा बना के निकलना है। तो ये देख लो दोस्तों, हमारा सेटअप बहुत बढ़िया है, यहाँ पे अभी सेट हुआ है और बाय मारा हुआ है। और देख लेते हैं क्या होगा। यहाँ पे तो मार्केट साइफर में ओवरसोल्ड है ही है और यील्ड भी नीचे जा रही है। ये देखो, यील्ड में एवरेज डाउन हो गया, इधर क्रॉस हो गया, इचिमोको के भी नीचे आ गई है यील्ड क्रॉस करते हुए। ये देखो, यील्ड यहाँ पे ये क्रॉस हो गया, ये देखो। और ये मूविंग एवरेज इचिमोको की यहाँ पे भी ये नीचे है यील्ड अभी, और ये ट्रेंड लाइन भी डाउनवर्ड ट्रेंडिंग आ गई है। तो एनीवेज आगे देखते हैं आगे क्या हो रहा है। ये वीडियो ख़त्म हो गई है, चलो ये वाली भी हमने देख ली थी, इथीरियम नेटवर्क एट पिवटल मोमेंट बीटीसी मार्केट सीईओ, ये भी हमने देख ली थी। डू यू बाय दिस रैली, ये वाली देख लेते हैं एक बारी। ये अगस्त 12 की वीडियो है और ये जो कल और परसों की बात हुई है ना दोस्तों, आप ये भी देखना कि बाय द रैली ये किस रैली की बात कर रहे हैं। तो पिछली सीपीआई और कल वाली 2 दिन पहले की सीपीआई, परसों की सीपीआई और कल की पीपीआई, उसकी जो रैली आई है उस रैली की बात कर रहे हैं। और वहाँ पे भी मंथ में बाउंस खा गया है। जो नेस्डैक का मंथली चार्ट है ना, उधर भी ये इचिमोको की येलो वाली एवरेज से बाउंस खा गया है। Here, and these are the points at which we need a little bit of help. So what are you seeing right now? Let's start with the S&P. Yeah, absolutely. It's great to chat with you. I want to put a little context on the back of this rally. The average bear market bounce since 1954 is about 15% over 32 trading days. And with today's action, we're pushing about 16% over 37 trading days. So we're right in the thick of historical comparisons. And now that lines us up pretty nicely with where we are in the teeth of resistance for the S&P 500. We pushed through 4240. Now I would look closer to 4300 to 4330, where the downward sloping 200-day moving averages. It's a very tricky market here. We're very अभी देखो टेक्निकल बंदा आ गया है, ये कैसी बात कर रहा है, ये कोई फ्यूचर की बात नहीं कर रहा है, कोई पास्ट की बात नहीं कर रहा। बिटकॉइन वाले भी ऐसे ही करते हैं, वो भी आपके आगे सप्लाई ला के रख देंगे। देखो कांस्टेंट सप्लाई है, इतनी सप्लाई है बस बिटकॉइन की, है प्राइस तो बस यहाँ से लेके डिमांड बस जाती जाएगी। तो यही बात होती है कि लोग बढ़ रहे हैं, हर एक बंदे ने इतना बिटकॉइन खरीद लिया तो देखो प्राइस कहाँ पहुँच जाएगा। हर एक हेज फंड ने 1% बिटकॉइन खरीद लिया तो यहाँ पहुँच जाएगा। वो ऐसे करके ना उन्होंने पूरा नवंबर, अक्टूबर, दिसंबर 2021 का बिताया, और उससे पहले भी बिता ही रहे थे, और उसके बाद भी 2022 के बाद भी बिताते रहे। बाय द डिप जनवरी 2022, बाय द डिप फरवरी 2022, बाय द डिप इज दिस वाज द लास्ट डंप, मार्च 2022, बाय द डिप दिस द लास्ट डंप। इस तरह के स्क्रीनशॉट और एजेंडे वो चलाते हैं। very overbought. खुद कभी नहीं ट्रेड करते, खुद आपको लाइव ट्रेडिंग करके, जैसे मैंने यहाँ पे ट्रेड दिखाया ना, ये वो कभी नहीं करेंगे, वो कभी भी अपना लॉस नहीं दिखाएंगे। अब देखो यहाँ पे दोस्तों हमें लॉस हो गया तो हो गया, हम आज बैठ जाएंगे।
अगर यहाँ पे लॉस होता है, पर अगर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट भी हम ज़्यादा बुलिश होके नहीं, मैं यहाँ पे नहीं बैठना पसंद करूँगा, क्योंकि वॉलेटिलिटी आने वाली है और स्टॉप लॉस भी अपना नीचे को मैं ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करना चाहूँगा। आ गया तो आ गया, नहीं आया तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट ट्रेड लेंगे। 3-4 घंटे है ट्रेडिंग करने के, एक ट्रेड में आराम से 200 300 400 डॉलर आ गया तो ये $100 का लॉस रिकवर हो जाएगा। एनीवेज ये मैंने ट्रेड किसी भी बेस पे नहीं लिया था, बस एक बेस पे लिया था कि यील्ड नीचे जा रही है, और यील्ड अगर नीचे जा रही है तो देखते हैं क्या होता है। अगर यहाँ पे ये हिट हो गया और फिर ऊपर गई तो सेटअप वॉज वेस्टेड। हमने अपने सेटअप के लिए टाइम वेट किया, वो हुआ, वो कनेक्ट भी हुआ और वहाँ से ऊपर नहीं गया तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपको यही समझाना है, यही है डे ट्रेडिंग। जितना दर्द झेलना आप सीखोगे उतना ही आप स्ट्रॉन्ग बनोगे डे ट्रेडिंग में। कई बार ऐसा होता है मैं 10 ट्रेड हार जाता हूँ और एक ट्रेड जीत गया। कई बार ऐसा होता है कि कई बार पोजीशन हाफ हाफ कट करनी पड़ती है, फिर वही जो डायरेक्शन सोची होती है वहीं जाता है, फिर बार बार उस पोजीशन को बढ़ाना पड़ता है। तो ये डे ट्रेडिंग एक तरह की ये भी है। पर अभी मैं आपको जो मार्केट ओवरव्यू समझा रहा हूँ कि डे ट्रेडिंग का जो हिस्सा है मार्केट ओवरव्यू, वो ये है। Perhaps in the thick of a trend change, but you're encountering a lot of overhead resistance, so I think you have to play it very, very tactically in the meantime. Todd, और रेजिस्टेंस क्यों? क्योंकि जो बियरिश सेंटीमेंट है वो क्या है, वो मैंने आपको समझाया। raises the question sort of when does a bear market rally become an actual legit rally that then you have to buy? And there seems to be some indicators that we need to start seeing first. And I'm wondering, what about the percentage of stocks above certain moving averages? What does that tell us about the breadth of the rally? Yeah, so our go-to indicator for this is the percentage of stocks above their 50-day moving average. It measures internal momentum and if there's real credence to this rally. If you go back the last 70 years, every major market low was accompanied by this indicator getting above 90%, right? 90% of stocks above their 50-day moving average. Great price momentum. We're at about 84%, a little higher this morning. So right on the cusp of a... तो दिस इज दोस्तों वेस्ट ऑफ टाइम। टेक्निकल में टाइम ऐसे देखना ना दोस्तों, ये देखो इस वेस्ट ऑफ टाइम। तो इस वीडियो को तो मैं छोड़ ही देता हूँ। ऐसे चैनल आप ना ही देखो। ऐसे जो लोग बातें करते हैं उनको समझ लो ये प्रोपागेंडा चला रहे हैं, या आपको ढंग की चीज़ नहीं समझाना चाह रहे। और ऐसी किताबों पे भी आप फेंक दो, पढ़ो मत फालतू, आप वेस्ट करते फिरोगे। बस आपको ये पता चल कि इस रास्तों पे जाके ना आपको ये पता चल जाएगा कि इन रास्तों पे नहीं चलना था, ये रास्ते ये डेड एंड की तरफ ही ले जाते हैं, कहीं नहीं ले जाते। ये अगर चलना है तो आप यही सोच कर चलना, आपको यही मिलेगा। क्योंकि मैं इन रास्तों पर चल चुका हूँ, इसीलिए मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है। और इनसे बच के रहो, इस तरह के लोगों से और कंपनियों से और प्रोपागेंडा से। क्योंकि बहुत तरह के लोग जो अमीर बने हुए हैं, जो इंटरेस्ट रेट की नॉलेज रखते हैं, वो इंटरेस्ट रेट की नॉलेज ना शेयर नहीं करना चाहते लोगों के साथ, बताना नहीं चाहते। उनको गुमराह करने की कोशिश हर तरफ से होती है, कोर्सेज के थ्रू भी होती है। और बहुत सारे ट्रेडर तो हार ही मान लेते हैं, उनसे ट्रेडिंग ही नहीं होती, तो वो कोर्स बना बना के बेचने लगते हैं। तो ये है दोस्तों, इसको हटा दो। तो ये देख लेते हैं यहाँ क्या बात हो रही है। The idea that we are going to start cutting rates early next year when inflation is very likely going to be well in excess of our target, I just think it's not realistic. A big reason for the good news, gas prices are leveling off. एक दोस्तों थोड़ी ब्रेक लेते हैं, थोड़ी 10 मिनट की। 10 मिनट के बाद वापस आऊँगा, फिर आज ये मार्केट अपडेट स्टार्ट करेंगे।
हाँ दोस्तों, अब मैं लाइव वापस आ गया हूँ, तो स्टार्ट करते हैं फिर से अपना जो शो चल रहा था मार्केट अपडेट का। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो, हम वहाँ पे जाके देख लेंगे। उससे पहले मार्केट की अपडेट देख लेते हैं, हमारा ट्रेड कहाँ गया ये देख लो दोस्तों। हमारा ट्रेड लाइव ट्रेडिंग में एटलीस्ट $90 में क्रॉस कर गया है। अब ये वॉलेटिलिटी भी हो सकता है, अब यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस देखने को मिल रही है 5 मिनट के चार्ट पे, पर हम अपना बढ़िया वाला सेटअप यील्ड पे विश्वास रखते हुए अभी इसको खुला रखेंगे। क्योंकि देख लो दोस्तों, ये बेशक यहाँ पे आ जाए पर यील्ड इतनी देर में यहाँ से यहाँ तो नहीं चला जाएगा ना। यील्ड तो यहाँ से यहाँ नहीं चला जाएगा, ऐसे तो नहीं हो जाएगा ना। ये तो 5 मिनट का चार्ट है, 100 मूविंग एवरेज। 100 मतलब कितना मिनट हो गया 100 का। 100 मूविंग एवरेज का मतलब ये अपना डिवाइडेड बाय 100 मिनट डिवाइडेड बाय 560 कितने आवर्स का प्राइस है ये। 1.66 आवर्स का ये प्राइस है। ऑलमोस्ट आप लगा लो 1.7 आवर्स का प्राइस है। एकदम से तो नहीं, मतलब लेवल है, प्राइस कह रहा हूँ। यील्ड में तो परसेंट होता है ना, यील्ड में होता है परसेंट, तो ये इतना परसेंट इतनी जल्दी तो नहीं क्रॉस हो जाएगा। तो ये देख लो कहाँ अभी 18 था, अभी कहाँ पहुँच गया 47 पहुँच गया, और 34 पहुँच गया 18 से। और ये देख लो 43 भी मुझे लग रहा है टच हो जाना चाहिए। देख लो 1 मिनट का जो चार्ट है, इसको भी मैं हटाऊँ ज़रा। ये देखो दोस्तों 1 मिनट का चार्ट। अरे यार, ये देखो दोस्तों फिट हो गया, ये देखो हो गया ना। और क्या चीज़ सामने आई, क्या हमारा बुलिश हिसाब था, हमारा सेटअप था, क्या विचार थे कि रिसेशन है, डेमोक्रेट्स पॉलिटिक्स में है, कल सीपीआई कम आ गई है, तो सीपीआई कम आ गई तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की ज़रूरत है नहीं इतनी, इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे नहीं तो क्या होगा, यील्ड नीचे आ जाएगी। यील्ड और इंटरेस्ट रेट सेम ही होता है, यील्ड ऊपर जा रही है, अगर इंट्राडे में यील्ड ऊपर जा रही है ना, तो आप ये समझ लो कि जो फेडरल बैंक है उसकी जो इंटरेस्ट रेट की थिंकिंग है वो बढ़ रही है। बेशक आपने दिन में ये सुना हो कि हम तो 50 बेसिस पॉइंट ही रखेंगे, अगर एक्सपेक्टेशन और एक्चुअल की सेम जो रिलेटिविटी है वो बनती है ना उनकी बात सोच के। पर अगर चार्ट पे यील्ड ये मान लो यहाँ पे ऊपर गई तो आपको सेल ही लगाना है, अगर आपका ये मूविंग एवरेज वाला सेटअप सेट हो जाता है तो। और यहाँ पे ये देख लो फिर से यील्ड नीचे आई। मैंने आपको क्या बोला, ये ट्रेड बस मैंने अपने सेटअप और यील्ड के हिसाब पे लगा रखा है और मैं टेक प्रॉफिट करके निकल लूँगा जॉय ऑफ मिस। और उसके बाद जितना भी ऊपर जाएगा उसमें मेरे को कोई दिक्कत नहीं होगा, उसमें मैं ये नहीं है कि रोऊंगा कि यार मैंने तो छोड़ दिया ये हो गया। पर जो मुझे पता है मेरे अंदर एक सेफ वो है फीलिंग कि मैंने ये ट्रेड क्यों लिया, मेरे को क्यों इसकी ट्रेड का स्टॉप लॉस लगाना था, मेरे को क्यों टेक प्रॉफिट लगाना था। क्योंकि मैं तो हिसाब लगा के बैठा था पहले, जैसे मैंने आपको बताया 30 वहाँ प्रॉफिट हो जाता, और थोड़ी देर पहले की देख लेना, शायद आधे पौने घंटे की पहले की बात है ये, जब मैं इसको फिर से उस टाइम पे एक पोजीशन ये वाली बता रहा था, ये वाली यहाँ पे आप सेल लगाते, ओवरबॉट होना हुआ, फिर एक बार डाइवर्जेंस बनी। और डाइवर्जेंस क्यों बनी, क्योंकि जो सीपीआई का हुआ था वो निकल लिया, यहाँ तक सीपीआई का हुआ था, यहाँ पे यील्ड का हुआ आ गया। अब फिर वही यील्ड का हुआ जो था वही कंटिन्यू हुआ, क्योंकि ब्रिटेन की जो पीएमआई थी, यहाँ पर देखो यहाँ पर नहीं आई ब्रिटेन की पीएमआई, इस टाइम आई थी ये, इस टाइम खुलती है ब्रिटेन का सेशन। जैसे ही वहाँ की बीएमआई लोअर आई, क्योंकि ये पिछले दिन की यील्ड हाई का झटका यहाँ तक चला, फिर यहाँ पे कुछ एक स्टिमुलस सा इवेंट आया जो कि था यूके की जीडीपी पीएमआई, और वो सीधा डायरेक्ट पे डॉलर असर डालता है। तो उसका टेक्नोलॉजी से क्या असर पीएमआई जीडीपी। अब ये ऐसे मत सोचना माइक्रोसॉफ्ट का क्या असर ये नैस्डैक में, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एप्पल टेस्ला ये सारी मिली हुई है ना, टेस्ला नहीं शायद, बेसिकली टेक कंपनीज, सिस्को, ये सारी सिस्को वगैरह। तो आप ये देखना कि यार ये ऐसे भी इसका एक सिस्टम सेट हुआ है। तो एनीवेज आपको लाइव ट्रेडिंग भी दिखा दी, अब क्या लोगे।
अब आपको और क्या दिखाऊं, क्या रीज़न दिखाऊं। ठीक है, तो यहाँ पे आप सेल मारते वही 2 वाला। एक मिनट में आपको डेमो ऑर्डर लगा के ही दिखा देता हूँ। ट्रेड या सेल लिमिट, ये अभी ऑर्डर अगर हिट हो जाए तो कोई नहीं। तो यहाँ तक आप आराम से $80 कमा सकते थे। यहाँ पे नहीं कमाने तो यहाँ पे तो 75 कमा ही लेते। और एक बार यहाँ पे स्टॉप लॉस रखते, 75 से कितना बढ़ा, 75 25 प्लस 17 तो 25 प्लस 15 40, तो $40 का लॉस एक बार ही आपको लगता, उसके बाद फिर प्रॉफिट लगता। या फिर अगर आप यहाँ पे कंटिन्यू आ रहे थे तो यहाँ पे बाय लगा के रखते, यहाँ पे बाय लगा के रखते, तो आपको कितना प्रॉफिट होता है ये देख लो, $45 का। यहाँ पे आपका अगर यहाँ पे सेल लिमिट की जगह बाय स्टॉप लगा के आप बैठे होते, यहाँ पे बाय स्टॉप लगा के बैठे होते, तो फिर भी आपको $36 का प्रॉफिट। ठीक है दोस्तों, ये देखो 36 प्लस 30 ये वाला $60 प्लस 40 जो अभी हमने बनाए, तो 60 प्लस 40 कितना होता है, $100 US आपने बना लिए एक दिन में। $100 रुपये में कितने हुए, 8,000 रुपीज़। तो एक दिन के अगर आपने 88,000 कमाए और 20 दिन होते हैं ट्रेडिंग डे, मान लो सैटरडे संडे की छुट्टी काट के 20 से ज़्यादा ही होते हैं, चलो 20 लगा लो, 20 इंटू 20 डेज इंटू 8,000, और हर डे आपने इतना प्रॉफिट कर लिया, तो आपकी मंथ की इनकम कितनी हो गई, वो हो गई 1,60,000 रुपीज़। ठीक है दोस्तों, तो ये तो तब है जब आप 2 लॉट से ट्रेडिंग कर रहे हो। 2 लॉट तो आप 1 लाख रुपए से, 50,000 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हो, कोई चक्कर नहीं है। और ये जो नॉलेज मैं आपको बताता हूँ ना मैक्रो, ये हर करेंसी, हर कंट्री, हर एरिया पे अप्लाई होती है। थोड़ा ही 19-20 का फ़र्क होता है मार्केट में, थोड़ा टाइमिंग का हो सकता है इंडिया की। अगर आप ये इस तो थोड़ी आपको ना इंडिया का भी जानकारी होनी चाहिए कि इंडिया वाले कब स्टॉक बढ़ा रहे हैं, या फिर आप इंडिया से ऐसा कर सकते हो कि आप US स्टॉक्स की ट्रेडिंग करो। इंडियन बैंक अलाउ करते हैं डीमैट अकाउंट से US मार्केट में एक्सपोजर। तो मेरा एनालिसिस तो US मार्केट के आपको देख लिया आपने कितना सटीक बैठता है। अभी मैं और ट्रेडिंग करूँगा, अभी तो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज खुला है, अभी शिकागो एक्सचेंज खुलेगा, फिर वॉशिंगटन से अनाउंसमेंट्स आएंगी, तो तीनों का टाइम जोन अलग अलग है। तो ये भी देखना है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। तो मेरा बेसिकली जो ट्रेडिंग सेशन चलता है वो चलता है 7 PM, मतलब 6 से स्टार्ट हो जाता है, 5 से तो क्या ही, वैसे 7 ओपन में वही ट्रेडिंग करता हूँ, तो 7 से मोस्टली। पर ये जो ट्रेडिंग ये भी तैयारी है ना, तो ये तो बहुत पहले से दिन में 1-12 बजे से स्टार्ट हो जाती है सुबह के। पर जो असली ट्रेडिंग होती है वो चलती है 7 से लेके 9-10, कभी कभी 11 भी बज जाते हैं, जिस दिन वॉलेटिलिटी नहीं होती, कोई इवेंट नहीं होता। ठीक है दोस्तों, तो वो ऐसा है। एनीवेज 6 बज गए हैं, ये भी देख लेते हैं। And that's certainly helpful to consumers. I expect at the end of this year, the federal funds range will be 3.25 to 3.5%. We do not expect that we are. अब ये फेड फंड्स कह रहे हैं ना 3.25, तो आप उसको यील्ड का में वो इन्वॉल्व होता है। एक तो वो होता है, एक डिमांड फैक्टर भी होता है। डिमांड फैक्टर होता है जितना बढ़ेगा उतना इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, डिमांड फैक्टर घटेगा तो इंटरेस्ट रेट जो राइट हैंड साइड है वो घटेगी, तो वो भी इम्पॉर्टेंट होता है। तो डिमांड घट जाती है जब लोग इस तरह की इन्फ्लेशन की चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं, कैश में मूव इन हो जाते हैं, वो बॉन्ड्स बेच देते हैं। बॉन्ड्स में इंटरेस्ट उनका होता नहीं, कैश में तो होता है, We have to still keep our eye on the ball. क्योंकि उनको पता है कैश इज़ एन एसेट। एज ए ट्रेडर आपको पता होना चाहिए कि आप कर क्या रहे हो। आपने डॉलर दे रहे हो, स्टॉक्स ले रहे हो, फिर स्टॉक्स बेच रहे हो, डॉलर लेके जितने के खरीदे, जितने डॉलर थे, आप जब दिन ख़त्म करते हो आपके पास कुछ ज़्यादा डॉलर होते हैं। तो ये आप भी एक तरह की ना बहुत सेफ टेक्निक है अगर ढंग से की जाए तो आपके पास ज़्यादा डॉलर थे, आपके साथ और ज़्यादा डॉलर हो गए, यही तो ट्रेडिंग आप कर रहे हो। और क्या ट्रेडिंग कर रहे हो? ठीक है, मैं भी यही कर रहा हूँ, हर बंदा यही कर रहा है। तो वो इन दी एंड हर बंदा अगर ये कर रहा है तो समटाइम्स इट्स यूज़फुल कि आप कैश में रहो। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा
तो गैप लो, चाहे 2 साल लग जाए, चाहे आपको कोई डर दिखा ले इन्फ्लेशन का, चाहे कुछ दिखा ले, कैश में बैठो, खर्चे कम करो, सीखो, स्मॉल लेवल पे टेस्टिंग करो 3-4 साल। अगर आपका कैश इतना है, आप सस्टेन कर सकते हो, 3-4 फील्ड में एक्सपेरिमेंट करो कैश लेके, थोड़ा सा पोर्टफोलियो वहाँ पे रियल बिजनेस में भी एलोकेट करो, अपना पोर्टफोलियो थोड़ा डे ट्रेडिंग में भी एलोकेट करो, ठीक है। अपना डे थोड़ा डे ट्रेडिंग में एलोकेट करो अपनी थोड़ी, और जैसे एजुकेशन में थोड़ा इन्वेस्ट करो, तो उसको भी, ये आपको इसको कहते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। तो ये होता है पोर्टफोलियो मैनेजर। आप दोस्तों किताब पढ़ो, उसमें बहुत अच्छी है, वो रिस्क फ्री अप्रोच सिखाई जाती है ज़िंदगी को लेके, तो आप वो भी सीख सकते हो। तो अभी आज का इसमें आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं इसमें क्या बात हो रही है। As we've said all along, there's no silver bullet here. This is Bloomberg Surveillance, early edition with Francine Lacqua. Well, good morning, everyone, and welcome to Bloomberg Surveillance Early Edition. I'm Francine Lacqua here in London, and here's what's coming up on today's program. Keeping it cool, stocks surge as U.S. inflation comes in softer than expected. The dollar slides the most since March 2020. The Fed unswayed despite the CPI data. FOMC officials vowed to stay the course on rate hikes plus magic numbers. Disney's new subscribers top estimates as the company raises the price of its flagship streaming. Now let's check on the markets. Yesterday certainly was a pretty important day when it came. मतलब दोस्तों, जो यील्ड का फैसला आया ना कल, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, और वो सबसे ज़्यादा लॉन्ग टर्म इफेक्टिव होगा आने वाले नेक्स्ट तक। तो जो उसमें बेसिकली बात हुई बेयरिश, मुझे वही लग रहा है। तो सेटअप में अच्छा हुआ कि मैं जल्दी प्रॉफिट्स करके निकल लिया। ये देख लो, फिर से यहाँ पे टच आ गया। क्या पता ये वाला नैरेटिव हैवी हो जाए, अब ये यहाँ पे रेजिस्टेंस बना के बैठ जाए, ठीक है दोस्तों। तो ये यील्ड कर्व के बाद मार्केट ने कल दिखाई दिया नेगेटिव। अभी नेक्स्ट यील्ड कर्व की आज कोई ऐसे अनाउंसमेंट है नहीं। जितनी जीडीपी को ब्रिटेन को लेकर मूवमेंट आनी थी, वो लग रहा है आ गई है। 3 बारी टॉप ब्रेक करने की कोशिश हुई है, फिर भी अगर ऊपर कोई है सेटअप तो मैं ऊपर कोई हिलूँगा। अभी तो डिक्लाइन है, और अगर या तो मैं ये देखूँगा कि यहाँ से टॉप पे मैं बाय स्टॉप लगा के बैठूँ, और फिर इसकी वेट करूँ प्राइस के आने की या ओवरसोल्ड होने की। तो अगर यहाँ से जाके ये ऐसे टर्न लेता है ऐसे, तो यहाँ पे मैं बैठा हूँगा इस पॉइंट पे एंट्री लेने के लिए, और नहीं तो अपना सेटअप जिंदाबाद। ये था ही कि नीचे आया, जिता दिया। जैसे हमने आइडेंटिफाई किया, हमने एक अच्छी नॉलेज, रियल नॉलेज यूज़ की, पहले ही प्रॉफिट लेके निकल लिए। इस रिस्क ये ना, अब रिस्की खेल है। अब यहाँ पे इमेच्योर रिटेल ट्रेडर एंटर करेंगे, उनको ये समझ नहीं आएगा कि अच्छा, क्योंकि वो तो ये देख के बैठेंगे टेक्निकल पर। अभी यहाँ पे टेक्निकल में ओवरसोल्ड है नहीं। अगर ऊपर जाना होगा ना, तो ये ऐसे भी कई बारी कैंडल्स देखी हमने 100 पॉइंट की, तो 340 से 440, मतलब 392 से 492 एक कैंडल में भी जा सकता है, ठीक है दोस्तों। तो कोई चक्कर नहीं है इतना ऊपर। आप ये मत डर के बैठो कि हाँ भाई आएगा कि नहीं आएगा, अभी लेके निकल लूँ, इंस्टेंट लेने के निकल लूँ, ऐसे नहीं होता। सेटअप्स आते हैं 15 मिनट में। ये देख रहे हो, ये 15 मिनट की कैंडल, ये मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड। ये देखो, ये 15 मिनट की कैंडल में सेटअप आते हैं। ये भी 15 मिनट में, ये 5 मिनट की है बीच में ब्लू की। ये जब 15 मिनट स्टार्ट होता है, ये जब अगला पिछला 15 मिनट ख़त्म होता है और नया स्टार्ट होता है, ये मतलब ये वो लाइन वो रिप्रेजेंट करती है। और ये बीच में 5-5 मिनट की लाइनें हैं, ये इचिमोकू है, और ये 1 मिनट के चार्ट पे 20 की मूविंग एवरेज, 100 की मूविंग एवरेज। तो ये है दोस्तों। अब ये देखो, यहाँ पे ये इस पे जंप हुआ, इधर मूविंग एवरेज भी ऊपर है, ठीक है ना। ये देखो यहाँ पे जो हमने एंट्री बनाई थी, हमने एंट्री बनाई थी यहाँ पे, ये 5 मिनट के चार्ट पे, यहाँ पे 1 मिनट के चार्ट पे देखना ये कैसे वहाँ पे हिल रहा है। तो ये साइमल्टेनियसली हिल रहा है। जैसे ये कैंडल से दूसरी कैंडल जाते हैं, तो यहाँ पे ये स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये देखो, ये हमने एंट्री बनाई अपने सेटअप पे, जो कि बुलिश था, जो कि एक नैरेटिव जो बुलिश था, जिसको जान मिली, पर उसको रेजिस्टेंस मिली आके। और यहाँ पे देखो हमें कितना बढ़िया प्रॉफिट हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक $40 होंगे, और बहुत अच्छी बात हुई। और अब वही चीज़ फिर हिट हो रही है। अगर ये इसको सही में ऊपर जाना होगा तो ठीक होगा। अब हमने यार ये ना एक रिस्की ट्रेड ले लिया है,
और ये भी आपको जानने की ज़रूरत है कि ये इंस्टेंटली अगर गया तो क्या पता ये शॉर्ट टर्म ही मूव आए, ऐसा भी हो सकता है। तो ये थोड़ा इसमें काम हो जाता है दोस्तों, क्योंकि आज का दिन ना, आज इंडिकेटर्स बड़े कन्फ्लिक्टिंग से आने हैं। आज यील्ड, कल सीपीआई आ गई, फ्री यील्ड नेगेटिव आ गई, बड़ा कन्फ्लिक्टिंग सा काम हो रहा है। तो कोई इसमें ना आपको वो नहीं है कि अभी देखो यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा, एक सेकेंड। तो आज की वैसे ही हम $100 बना चुके थे, अगर यहाँ तक फिर भी लॉस आता ही आता है, यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे हम अभी इस टाइम पे, यहीं पे मूविंग एवरेज है, यहाँ तक आया तो हमारा $124 ही लॉस होगा, बाकी यील्ड नीचे है ही। तो बुलिश को हम वहाँ से भी एक सहारा सा दे सकते हैं थोड़ा सा उस रेवेन्यू को, और ये भी बोल सकते हैं कि जो यील्ड का है वो शायद ओवर प्राइस्ड है। ये यील्ड का मूव मार्केट ने ओवर प्राइस कर लिया यहाँ पे। अब क्या प्राइस होना रह गया है, अब क्या पता नंबर ऐसा कुछ आ जाए वो प्राइस इन करना रह गया हो, एकदम से ऊपर यहीं पहुँच जाए सीपीआई की तरह ही, क्योंकि आज वेरी हाई इम्पैक्ट वाले तो नंबर आने ही है, ठीक है ना। Came to markets. We saw that rally, the rally continuing, European stocks gaining some 0.2%. We're seeing a similar gain when it comes to U.S. futures. Now, partly, of course, it's really unsurprising after that inflation print we had from the U.S. that the Federal Reserve expectations have recalibrated for the month of September towards a 50 basis point hike. What that means is that it's basically unwinding some of the payrolls repricing, and it's filtered through a lot of the asset classes. The question is, have they gone too far in that? Because we're still seeing stubbornly high inflation. We heard from Neil Kashkari and others, of course, from the Federal Reserve saying, guys, it doesn't really change that much on what we intend to do. Euro dollar 103.23, the US 10-year. Interesting to see, of course, the inverted yield curve, what it happens when you look at the 210s, 2.7644, and then crude oil down some 0.6% at 96.78. Now, without a doubt, a lot of focus on energy. We have a lot of blueprints, for example, how some of the individual countries would react to a full-on gas embargo from Russia. It's going to be different here in the UK. We have price caps, but again, the price caps here are just, quarterly. So they're not as, for example, significant as they are in France, where the government and Emmanuel Macron, the president, has gone as far as nationalizing the main utility ETF. But now, speaking, of course, of energy prices, IEA coming out saying oil use is growing faster as some of the gas crisis spurs fuel switch. So they see a shift, of course. The main question we'll also ask Toril Buzori, the IEA oil market division head, is at one point, does all this talk about possible, not inflation expectations, but this talk, of course, of blackouts mean that people will stop using so much energy? So we'll get back onto that. Economic outlook, they're saying, has knocked some $30 from the oil price. So don't miss our interview with Toril Buzoni coming up very shortly. Now, U.S. inflation came in cooler, below estimates in July. We all know that. Consumer prices rising 8.5% from a year ago, down from 9.1% in June, with lower gasoline prices the main driver. Now, Bloomberg TV guests have weighed in on the data and the implications for Fed policy. This was a good report. This data allows us to breathe a sigh of relief. It's nothing like we are out of the woods. The Fed still has plenty more work to do. We do not expect that we are finished. The Fed is still going to hike in September. This is still a go, perhaps for 75. Our goal is for 50. 50 basis points. We're looking back at 50 basis points. It looks like it's going to be 50, 25, 25, which is a more moderated pace. That is still a ton of tightening. I expect at the end of this year, the federal funds range will be 3.25 to 3.5%. The market's not believing that the Fed has yet done enough to bring inflation down anytime soon. This is just the first hint that maybe inflation is starting to move in the right direction, but it doesn't change my path. Now, to talk about inflation, joining us from Hong Kong, Enda Curran, our Chief Asia Economics Correspondent in London. Justina Lee joins us from our cross-asset team, and Thanos Papasavas, Chief Investment Officer and founder of consultancy firm ABP Invest, also joins us. So thank you all for being with us today. And let's start with you. In July, Jay Powell, of course, speaking of the need to see compelling evidence in the moderation of inflation. We didn't get it yesterday, did we?
Well, this is the big debate now. Have we actually seen peak US inflation? Are we at a turning point into disinflation, not just for the US, but perhaps globally? I don't think anyone's really brave enough to call it. We've definitely turned that corner, Francine. You know, in terms of the US data itself, there are some views that perhaps weak productivity and still increasing wage gains could yet push up core prices, by the way. Bloomberg Economics say core inflation in the US has not yet peaked. So that will certainly be, won't go unnoticed by the Fed. But even if you leave aside whether it has peaked or not, we're still in a scenario whereby both US inflation and inflation in many other parts of the world is still very high, and of course is driving a punishing cost of living crisis for people, and central banks will need to act, and the Fed is among those. The Fed certainly will continue to raise rates from here. Whether it's going to be 75 or 50, of course, the economists will debate, but the point is that interest rates and mortgage rates will be going up. It won't be just the Fed, it will be central banks around the world, because the inflation story is far from over. Yeah, and Justine, I guess the question is, it does feel like Fed speakers don't want to declare premature victory of inflation. Are the markets just reacting too quickly? Well, I think markets always kind of react to a change in expectations. And we've already seen that show up, in the markets. For instance, now people are kind of expecting either a 75 basis point hike or a 50 basis point one next month. And, the probability is sort of split in the middle here, and that's already like a shift from earlier when everyone was talking about 75 basis point. So for the markets, we have short end yields coming down, which has been helpful to stocks, especially tech stocks. And I think kind of markets are reacting to a shift in that. Thanos, I have a viewer, and I want to thank Anthony, because I think he writes on most days, and he says, the Fed has acknowledged that it was behind the curve. Is this not an opportunity to go 100 basis points, you hike in September, and then you see what happens? Hi, morning, Francine. I don't think that they need to be that aggressive. I think the Fed was well behind the curve. We were negative on inflation, as you remember. But more recently, we think that inflation has peaked. We sent a note out in May expecting the inflationary sort of scenario starting to turn over. So we are not surprised with the recent sort of reduction in pace. However, we're very much on the case that the Fed should maintain a hawkish policy as per what we've been hearing overnight. It is very important for them to maintain that hawkish stance, verbally at least, and even if it means being slightly more dovish on the interest rate movement. So maybe 50. मैं बता देना चाहूँगा कि अभी ये रेजिस्टेंस पे हो सकता है, कुछ आगे इस पे रेजिस्टेंस मिले तो जल्दी टेक प्रॉफिट लेके फिर निकलने की कोशिश करेंगे, बैठेंगे नहीं, इंतज़ार नहीं करेंगे, जैसे यहाँ पे निकल लिए थे। और अगर यहाँ पे डाउन जाता है तो यहाँ पे भी लॉस लेके निकल लेंगे, ज़्यादा देर बैठेंगे नहीं, कुछ भी हो सकता है ये प्राइस एकदम से ही यहाँ पे टच कर जाए, तो इतना लॉस हम ले नहीं सकते, इसलिए हम पहले ही स्टॉप लॉस लगा के बैठे हुए हैं। Right. In September and maybe 25 in November. And as a great student and as one of our most thoughtful, of course, thinkers on economics, is there a danger that inflation's coming down and then towards the end of the cycle it shoots back up, and that puts, of course, the Fed in a tricky position? Well, this is the big quandary for central banks, Francine. They're kind of stuck between a rock and a hard place at the moment. They know growth is slowing. They know they have to be very careful in terms of how to go forward from here without tipping their economies into a very deep recession. But at the same time, they have to do what they can do to put pressure on inflation. That is, of course, raise interest rates. And I think that's the trajectory that we're going to be on for the near term, at least, that they will continue raising rates from here, not just the Fed, but other central banks around the world. Now, perhaps later in the year, we might reach that point whereby they all maybe start to take their foot off the pedal a little bit, start to pause and see where are we in the inflation story, and maybe even move in much smaller increments. But I think in terms of where we are in the cycle right now, it's still pretty hawkish. All the indications from the Fed, for example, even in response to the inflation data in the US, is that they still have a lot of work to do. And I think that's the space that we're going to remain in for the next few months. So, Justina, what now? We have retail sales figures. I know we have, of course, Jackson Hole, August 25th, but we also have the University of Michigan data tomorrow. Right, exactly. Because on one hand, people have been concerned about inflation, but the economic picture is very crucial as well. And I think one kind of fear among investors right now is that, are we going to see effects from the tightening start coming in? And are we even going to see, a recession? Earlier people were expecting even rate cuts starting next year. Because so far, the earnings season has been pretty solid, but a lot of strategists have started warning about upcoming quarters. And so I think, the upcoming data is going to be key on that front. Thanos,
do you believe that we definitely need an equity correction given all of the uncertainty in the next 6 months? I think it'll probably have to be from the earnings side, not so much from the inflation. We think that inflation is done in terms of the peak. However, we do expect it to remain slightly elevated in the more medium term because of the structural factors which suggest that the inflation will remain elevated, whether it's wage or sort of a normalization of equalization of pay and slightly higher expectations. But in terms of the S&P risk, I think is more on the earnings side rather than the inflationary side. All right, thank you all. I feel like we really had all angles covered. Enda Kern, their Chief Asia. इंपोर्ट प्राइसेस दोस्तों फोरकास्ट में था -1, एक्चुअल आया -1.4 घटे हैं इंपोर्ट प्राइसेस। इसका मतलब इन्फ्लेशन कम हुई है। तो सीपीआई जब कम हुई थी तो क्या मतलब है इसका, ठीक है। क्या क्या हुआ था जब सीपीआई फोरकास्ट से कम हुई थी और बराबर हुई थी तो बढ़ा था। और एक्सपोर्ट प्राइसेस मंथ ऑन मंथ आए -3.3%। तो इंपोर्ट भी घट गया, एक्सपोर्ट भी घट गया। फोरकास्ट था -1 में -1.1। तो इसका मतलब इन्फ्लेशन घट रही है। अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट ज़्यादा ही घट रहे हैं तो ठीक है। और एक्सपोर्ट प्राइसेस मतलब जो यूएस डॉलर में चार्ज करते हैं यूएस डॉलर वाले लोग, उनके भी एक्चुअल प्राइसेस यूएस में उसमें ज़्यादा कटौती हुई है क्योंकि यूएस में अच्छा एक्शन लिया गया, टाइमली एक्शन ले रही है सरकार। और इंपोर्ट प्राइसेस ईयर ऑन ईयर मतलब मंथ ऑन मंथ कम आए। तो मंथ ऑन मंथ हमें असर दिख रहा है इंटरेस्ट रेट हाइक्स का अब, पर वो इतना कम नहीं हुआ है। फोरकास्टेड था -1, इस बार ही हुआ -1.4% कम हुआ है। तो ये है दोस्तों। और जितने इवेंट्स आने थे आ गए और मार्केट ने भी उस टाइम पे पोजीशन बना ली थी। एंड देखते हैं अब कहीं हमारे गेंस ना कम हो जाए। हो सकता है वो प्राइस इन हो गया ऑलरेडी, या फिर जो शिकागो में ओपन होगा उस टाइम पे ओपन हो, उस टाइम पे फिर से ओवरसोल्ड से ओवरबॉट की तरफ ले जाया जाए इसको। पर इस टाइम पे ये देखो मूविंग एवरेज भी क्रॉस हो गई है 1 मिनट चार्ट पे। तो इसका आप ऐसे यूज़ कर सकते हो कि भाई आप ना ऊपर ही इसमें अपना प्रॉफिट लेके निकल लो। पर कई बार इसमें ऐसा एक्शन देखने को मिलता है इस तरह का, जैसे यील्ड, अभी देखो यील्ड भी ऊपर आ रही है, यील्ड धड़ल्ले से ऊपर आ रही है। तो मेरे को ना दोस्तों मुझे लग रहा है इस ट्रेड को काट देना चाहिए, और अब मैं इस ट्रेड को काट ही रहा हूँ। क्योंकि इसको भी अगर नहीं लिया ना ट्रेड में, इसमें भी नहीं जीते तो हम फिर भी ऑलरेडी प्रॉफिट में तो है 4000 8000 नहीं तो 4000 तो है ना प्रॉफिट में। तो कई बार दोस्तों इस तरह का भी फैसला लेना पड़ता है। और एंट्री इस ट्रेड में नहीं करनी चाहिए थी, तभी मैंने आपको बोला था रिस्की लग रहा है, बट फिर भी हमने ली क्योंकि मेरे को उम्मीद थी कि इसी टाइम ये ना यहाँ से इसी टाइम नीचे आ जाएगा। पर ये बाद में आया, चलो कोई नहीं, निकल लेते हैं, इसको काट देते हैं। क्योंकि ये 1 मिनट में भी यहाँ पे भी ये ओवरबॉट सा लग रहा है, नीचे को जाके टच होगा, पता नहीं कितना नीचे चला जाए, है ना। और नंबर्स भी इस तरह के आ गए, और जब आ भी गए और प्राइसिंग कितना किया मार्केट ने तो ज़्यादा जोर छोड़ा ही नहीं इसमें। जिस तरह के हम लेवल की वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर रहे थे, कुछ ना कुछ हमारा अंदाज़ा गलत बैठा। तो ये भी थोड़ा सा देख सकते हो। पर अभी अंदाज़ा हम ये नहीं है कि पूरा ही गलत बिठा लें, क्योंकि अभी बहुत टाइम पड़ा है ट्रेडिंग का। अभी भी 6 बजे हैं, 6 से लेकर 9 बजे तक इंडिया के रात के वहाँ पे खुलता है, तो 8 बजते हैं सुबह के, 8 से 10। तो इंडिया का 6 से 9, वहाँ का 8 से 10। तो ऐसा है दोस्तों। तो अभी टाइम है, अभी भी हम प्रॉफिट में बैठे हैं, बट कोई नहीं, यहाँ पे देखते हैं अभी। और ऐसे भी आप अगर ट्रेड लगा के बैठते हो ना डे ट्रेड में, तो आप हमेशा देखते रहो, बेशक आप कुछ भी कर रहे हो, आपका ध्यान
अपने ट्रेड की तरफ, अपनी थिंकिंग की तरफ ज़रूर होना चाहिए. Here in London, and Thanos Papasavas, Chief Investment Officer and founder of ABP Invest, stays with us. Coming up, Wonderland. Disney exceeds profit estimates. They're also raising the price of streaming service Disney Plus. We'll dive into their earnings next. This is Bloomberg. Economics, finance, politics. This is Bloomberg Surveillance Early Edition. I'm Francine Lacqua here in London. Now, Disney shares rally in pre-market trading. That's after third quarter results beat estimates for sales, profits, and subscriber growth. The world's largest entertainment company has now overtaken Netflix in terms of total subscribers across its streaming platforms. That includes ESPN. Now, let's get straight to our Bloomberg. Laura Wright. Laura, so how has Disney actually managed to gain the crown of streaming market leader? Well, exactly. The new kid on the block is now the market leader. Total subscribers across Disney's platforms of Disney Plus, Hulu and ESPN Plus now account for 221 million, as you can see from the orange here, fractionally higher than that of its main competitor, Netflix. This is down to the really strong performance of the Disney Plus platform, which was only introduced at the end of 2019. Disney Plus added over 14 million subscribers for the quarter, ahead of the Street's estimate, taking total Disney Plus subscribers to over 150 million, as you can see here in the blue. That said, executives at Disney walked back their subscriber growth forecast on the flagship platform. Perhaps a consequence, they've lost the rights to the IPL cricket in India, which will be a headwind. So what is Disney actually doing to mitigate the high cost of content, Laura? Well, they've introduced adverts on their flagship services of Disney Plus and the Disney Bundle. And if you want to avoid the annoyance of those adverts, customers will have to pay up a little bit more. It's an increase of $3 a month on Disney Plus, an increase of $2 a month on Hulu. This is because average revenue per user simply wasn't delivering. And you could argue that from this move, executives at Disney are prepared to lose some subscribers. And if we take a quick look at some of the legacy businesses, such as parks, here it was a beat on revenue and profitability. The key takeaway is that even though attendance is lower at Disney's parks than it was back in 2019, customers are certainly digging deeper into their pockets when they do visit, because Disney has invested in improving the customer experience. The traditional TV businesses such as ABC, well, that continues to fund the pivot towards direct-to-consumer. And on the earnings call, the CEO, Bob Chapek, was emphatic. Disney will continue to pursue this barbell approach in pursuit of growth. Laura, thanks so much. Laura Wright there with the very latest on Disney. So let's continue the focus, of course, on earnings with Thanos Papasavas, founder and chief investment officer at ABP. ये देखो दोस्तों, प्राइस फिर वापस ऊपर को आ रहा है. ABP Invest. Thanos, first of all, are you a streamer? Do you like streaming in terms of investments, or do they just look still too expensive? I think Savas, founder and chief investment officer at ABP Invest. Thanos, first of all, are you a streamer? Do you like streaming in terms of investments, or do they just look still too expensive? I think they still do a little bit, albeit we have had some correction from the highs. And in terms of our broader outlook, that we are heading into sort of a high inflationary environment in the medium term, we do find a shift in terms of the value to growth. But it's still a little bit too early for us to jump into that. More generally, Francine, I think that monetary policy takes a little bit of time to work through. There is a lag. And we believe that the economy is going to weaken. Even though we've seen a technical potential, we're in the middle of a technical recession, we do expect the economy to slow down. Unemployment is far too low, or employment levels are hot. We expect a gradual reversal. And also housing market, the affordability. So we do expect some impact in terms of earnings. So Thanos, overall, I mean, we're just almost coming out of earnings. I know it was like a long slog. It was like 2-3 weeks of relentless earnings. What did you learn in that earnings season? Is it all about supply chains? Is it components? Is it getting easier? We were pleasantly surprised with the output. We expected them to be slightly worse. We have been more cautious in terms of the S&P, but we do believe that the economic outlook is not going to help over the next few quarters. So
We have been more bearish, but we don't see this turning positive at the near term. Okay, where do you find what's your biggest conviction right now? Where do you find value? We find that from an emerging market point of view, we find there's more value in emerging markets, whether it's on the equity side, whether it's on the fixed income side, predominantly because the central banks have been well ahead of the curve. Unlike the developed markets, the emerging market central banks have been tightening. We've already seen some signs of inflation turning around. The latest developments out of Brazil have been in favor of that. Also, the policymakers, we've had some left-leaning governments in Latin America, and despite that, they've maintained a very orthodox policy in terms of managing those inflationary pressures. So we like emerging markets. We like Japan. We like China from a valuation point of view, from a fundamentals point of view. We also like the UK. So it's not that we're broadly negative in terms of beta, not at all, but we still find that the US is expensive vis-a-vis some of those other regions. Thanos, what do you like in the UK? Because some of the concerns, of course, is higher inflation. I mean, 13.3% is pretty high, policy mistakes, and of course, we worry about the level of sterling. That's very fair, Francine. From a valuation point of view, we still find it attractive. We believe that sort of the exporting side of the FTSE, the impact in terms of exports, is going to be finding it supportive. And sterling, I agree with you that sterling has got some elements of political risk in case they pursue a very easy fiscal policy at the levels of inflation, at these current levels of inflation. However, we do believe that sterling at these current levels from a valuation point of view tends to be quite attractive, and as a result should be able to benefit the FTSE in a similar way that the Nikkei had benefited from a... तो स्टर्लिंग भी दोस्तों अब बात हो रही है कि कहाँ जाएगा. स्टर्लिंग भी नीचे जा सकता है क्योंकि जीडीपी तो नीचे गई, तो जीडीपी नीचे जाने का मतलब इन्फ्लेशनरी प्रेशर, इन्फ्लेशन वहाँ ऑलरेडी है. जब इन्फ्लेशन ऑलरेडी है, रिसेशन आ गई है, इन्फ्लेशनरी प्रेशर बढ़ाने का क्या ज़रूरत है. तो ये भी देखना पड़ेगा कि क्या अब हमें लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन देख के ऐसे ही लॉन्ग टर्म हाई इन्फ्लेशन और हाई इंटरेस्ट रेट का एनवायरनमेंट में जीना पड़ेगा. तो एक ये भी है. तो दोनों में ही इस एनवायरनमेंट में जीने का कोई फ़र्क वो नहीं है. बेशक वेजेस बढ़ाई दी जाएँ तो ठीक है, वहाँ उस लेवल पे रह लो, कोई चक्कर नहीं है. पर अगर ऐसे लोग कुछ सोचते हैं नहीं रहना, हमें रहना है, वो फिर बियर बुल बन के स्टॉक मार्केट में फ़ाइट करते हैं. तो ये है. A very weak yen, which, by the way, we changed our view on that. We're now positive again after the recent weakness. But the weak yen did support the Nikkei. We believe that the sort of the attractive. ये वापस आ गया, यहाँ तक आ गया. फिर जहाँ से हमने स्केयर होके छोड़ दिया था, वो देखो वहाँ से फिर वापस जाने लगा. अब मेरे को तो लग नहीं रहा यहाँ पे मुझे अभी ट्रेड लेनी चाहिए. मुझे लग रहा है ओपन की इंतज़ार करनी चाहिए. फिर उसमें जो ओवरसोल्ड होएगा फिर वहाँ से उस डायरेक्शन में एक ट्रेड लेंगे. अभी तो मेरे को यही है. पर यहाँ पर मैं ये हो सकता था कि लॉन्ग टर्म स्टॉप लॉस लगा के बैठता यहाँ तक का, पर फिर वही था कि ट्रेडिंग डे हो जाए, क्या पता लॉस हो जाए, क्या कुछ हो जाए. ओपन भी नहीं था, ट्रेडिंग टाइम भी नहीं है, तो इसलिए मैं लेके निकल लिया. Value of sterling will support that. But Thanos, the dollar. Yeah, the dollar is also exceptionally expensive. What happens the next 6 months? We have been we turned negative the dollar in March. A little bit too early maybe, but we turned negative the dollar because we expected that the Fed will gradually stop. Inflation is going to start turning, and the interest rate differential and the economic differential will no longer support it as much. So we're positive the euro. We think that the euro is both from a fundamental and a valuation point attractive. तो मार्च में ही देख लो इन्होंने दोस्तों, मार्च में ही एक नेगेटिव पोजीशन बना ली थी डॉलर के ख़िलाफ़. मतलब डॉलर के ख़िलाफ़ मतलब डॉलर बेचना, कैश अपना छोड़ा और बॉन्ड्स बाय किए. जो ये बड़े बड़े इन्वेस्टर करते हैं, बॉन्ड्स बाय किए, स्टॉक्स बाय करने लग गए, डॉलर पे सप्लाई करने लग गए मार्केट में. मार्केट से बिटकॉइन ये सब खींचने लग गए. स्टॉक्स, बॉन्ड्स, हर जगह जैसे पोर्टफोलियो होता है कि 10%. अब ये इनके फंड ने क्या किया होगा, पोर्टफोलियो मैनेजर होगा. अब इन्होंने बोला हमने डॉलर नेगेटिव किया, तो इन्होंने क्या किया होगा, जो इनके हर जगह जो इन्होंने नवंबर में 2021 में बेच के कैश इकट्ठा कर लिया था, स्टॉक स्टैक जो भी बेच दिया इन्होंने नवंबर में, पिछले साल 2021 में बेच दिया होगा. अब इन्होंने मार्च में वही कैश 5 महीने इंतज़ार किया, देखा, ऑब्जर्व किया,
पोजीशन या तो थी कैश में बैठो, ये 2 सिनेरियो थे, या फिर पैसे उधार लेके शॉर्ट मारो। तो इन्होंने शॉर्ट भी मारा होगा 10% पोर्टफोलियो का, और बाकी जो अब इन्होंने 10% क्रिप्टो बेचा था, अब वही 10% जो इन्होंने कैश में बैठे हुए थे पोर्टफोलियो का 10% वहाँ इन्वेस्ट कर दिया। मार्च में कैश नेगेटिव हो गए, कैश बैलेंस नेगेटिव हुआ, क्रेडिट हुआ। फिर एक और ट्रेड मारा, स्टॉक बाय कर लिए, एक और ट्रेड मारा 15-20%, 30% का जो पोर्टफोलियो था जो मैनेजर्स ओवरऑल में से 100 में से, वो बॉन्ड्स में बाय कर लिए, उनमें हाई इंटरेस्ट रेट मिल गए। तो ये है। तो ऐसे आप चलोगे तो ठीक रहेगा लॉन्ग टर्म में। और फिर हमने क्या देखा मार्केट में उस टाइम पे क्या हो रहा था, बहुत सारे स्टॉक्स फिर मई में आए। मई में उन्होंने 2020 के जो टॉप था, मार्केट ड्रॉप होने से पहले, कोरोना से पहले, वहाँ पे आए, ड्रॉप हो के फिर वहाँ से जंप लिया, सपोर्ट लिया, और वो अभी तक ब्रेक नहीं हुई। बहुत सारे रीट के ऐसे स्टॉक्स हैं। The risk there is, of course, the potential energy crisis which comes with the Russia-Ukraine. That is a risk event. But broadly, looking through that, the euro is attractive. The Japanese yen we find very attractive. And as per my earlier comments, the emerging market currencies are quite attractive. Again, because of the sort of hard work of the central bank and policymakers that, despite left-wing governments, pursued orthodox macroprudential policies in majority. There are, of course, some cases, we know which ones they are, where they have... पर ये बंदा अब ऐसे कह रहा है इमरजेंसी कंट्रीज़ की करेंसीज खरीद लो। तो अभी मुझे तो नहीं लगता दोस्तों, तब तक नहीं खरीदनी चाहिए जब तक फेड अपने मुंह से क्वांटिटेटिव ईजिंग ना अनाउंस कर दे। तब तक आप अपने आप को लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन ना करना। और अब ये भी इसने तो बोल तो दिया कि हम नेगेटिव हो गए। अब ये कितना नेगेटिव है, 10% नेगेटिव है, 100% नेगेटिव है, ये तो नहीं बताया ना इसने। तो पोर्टफोलियो का कितना परसेंट, कहाँ अभी तक कितना छोड़ दिया, 10% छोड़ दिया क्या, तो ये नहीं बताया। तो अभी इस पे जाके फुल ऑन ट्रेड नहीं मारा जा सकता। not pursued that. So we're negative the dollar. Thanos, thank you. Thanos Papasavas there, founder and chief investment officer of ABP Invest. Coming up, we'll dig into the International Energy Agency's oil report with Toril Bozoni. I'm really looking forward to that interview in terms of demand destruction, in terms of price swings. She is head of the oil market division at the IEA. This is Bloomberg. Economics, finance, politics. This is Bloomberg Surveillance Early Edition. I'm Francine Lacqua here in London. Now let's get straight to the Bloomberg First Word News. Here's Leanne Gerrans. Hi, Leanne. Hi, Francine. A Ukrainian official has told the Washington Post that a powerful attack on a Russian air base in the occupied Crimea region was the work of Ukrainian special forces. If confirmed, the development would suggest an increasingly important role for undercover forces operating deep behind Russian lines. The official did not disclose details of how Tuesday's attack was carried out. Now, the UK housing market is feeling the pressure of rising interest rates and a squeeze in the cost of living. The latest report by the Royal Institution of Chartered Surveyors shows sales expectations for the next 12 months are at the lowest level since March 2020. New buyer inquiries fell for a third month. The slump has yet. देखो दोस्तों, होम सेल्स कहीं पे भी होम सेल्स नहीं हो रही। यूके में होम सेल्स गिर गई है। यही न्यूज़ कनाडा से भी आ रही है, यूएसए से भी आ रही है। लोग मॉर्गेज लेने के लिए एप्लीकेशन ही नहीं डाल रहे हैं। ठीक है, लोगों के ट्रक जो भी पेमेंट वगैरह थी ना, जो लोगों ने गाड़ियाँ ले रखी थी, वो भी वो सेकंड हैंड हाई रेट पे बिक रही है। और जो बिक रही है वो लोगों की वो वाली गाड़ियाँ जो जब्त की हुई है, जो बहुत सारे लोगों से छूट गई, उनकी जॉब चली गई, उनके इन्वेस्टमेंट्स चली गई, उन्होंने अपनी सेविंग्स कहीं लूना बिटकॉइन इसमें लगा रखी थी हवा में आके, तो उनसे और इंटरेस्ट रेट साथ के साथ बढ़ गए। एक तो इंटरेस्ट रेट बढ़ गए, उधर से इनकम घट गई, तो क्या होगा, सारे चीज़ जब्त हो गई, छूट गई, गया उठा के ले गए। और वो भी जब उठ के आ गई ना, उसको भी खरीदने के लिए कोई नहीं आ रहा अभी भी। जो पड़ी है बिकने के लिए मार्केट में तैयार है कि भाई नीलामी आ गए, कहाँ है कोई खरीदने वाला। तो भैया पैसे वाले लोग, ये इस तरह के जो भी आया था ना वो बंदा, उस तरह के लोग अभी जा नहीं रहे। अभी ये बैठे हुए हैं, देख रहे हैं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट नीचे आया नहीं। ठीक है, जब फेड अपने मुँह से इंटरेस्ट रेट लाएगा, फिर ये क्या करेंगे, ये फिर ना अपनी कंपनियां बनाएंगे कि हम तो अपनी कार सेल चलाते हैं,
उसको फिर ये उसमें कहेंगे कि हमें तो बस मैनेजमेंट की फीस दे दो, हमें 10% दे दो, हम मैनेज कर लेंगे। उसके फिर मार्केट में बॉन्ड्स देंगे, मार्केट में बॉन्ड्स लाएंगे, उस टाइम फेड और बैंक्स इनके बॉन्ड्स खरीद लेंगे 8-8%, 5-5% पे। फिर मार्केट से पैसा उठा के उसी टाइम कम इंटरेस्ट रेट पे गाड़ियाँ खरीद के हर गाड़ी पे 1000 भी बचाया। और 100 मान लो साल की इनकम हो गई 20 मिलियन, तो 10% 2 मिलियन खुद रख लिया, 18% बांट दिया। तो ये ऐसे बना जाता है अमीर। तो अभी अमीर लोग अभी इंतजार कर रहे हैं, अभी घुस नहीं रहे। वीसी भी यही तरीका अपनाते हैं, वो अभी जा नहीं रहे। To translate into falling prices. The crisis हाउस खरीदने वाली कंपनीज भी अभी जा नहीं रही, इंटरेस्ट रेट हाई है, तो वो इंटरेस्ट रेट का इंतजार कर रहे हैं कि कब ये गिरेंगे। on Europe's rivers is expected to worsen. The Rhine River is set to पर उनका इफेक्ट आएगा एक टाइम पे। डे ट्रेडर का इफेक्ट आता है डेली, तो डे ट्रेडर को रेडी रहना इसलिए इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये देखो दोस्तों, हमारा हिसाब एकदम सही था, यील्ड पे मेरे को विश्वास करना चाहिए था, पर कोई नहीं, डर के मैंने बेच दिया। पर फिर भी आप देखो ऊपर गया, जो सेटअप था, मैंने आपको बोला था ना हम यहाँ तक बैठ सकते हैं, पर हम बैठे नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं, देख लेते हैं, अभी ओपन भी नहीं है। तो फिर भी आप देखो कि बुलिश ही है, और हो सकता है कि यहाँ पे टेस्ट करके फिर भी एक बार इस लेवल पर रेजिस्टेंस मिले। तो ऐसे आपको दिन ब दिन अपने इवेंट्स, नॉलेज, ऐसे आप एक्शन से उसको रिलेट करते रहो, देखते रहो और खेलो। ओवर रिस्क लेके ना खेलो। रेगुलर एक रिदम होती है ट्रेडर की, हर दिन खेलना पड़ता है, एवरी डे। ट्रेडर स्पेशली हर दिन न्यूज़ देखनी पड़ती है, शांति से जीना पड़ता है, और खाने का, टेम्परेचर का, हर चीज़ का, फिटनेस का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। पर ज़्यादा हमारा मेजोरिटी थिंकिंग ट्रेडिंग में ही होनी चाहिए, आपको ये ख्याल रखना है। become virtually impassable at a key water point in Germany. Authorities say the water marker at Kube, west of Frankfurt, will drop to a critical depth of 40 centimetres or 16 inches this Friday. At that level, most barges that haul goods will be unable to pass through, choking off energy and industrial shipments. US Commerce Secretary Gina Raimondo says Nancy Pelosi's visit to Taiwan has complicated trade talks with China. President Joe Biden is reevaluating Trump-era tariffs on $300 billion worth of Chinese goods. Raimondo says Chinese officials had been hesitant to engage in talks even before Pelosi's trip. Certainly has made it a little more challenging. As I said, at this moment, it's harder, but I am hopeful that we will get beyond that and get back to a place where we can have more of those discussions. Staying in the US, Donald Trump has declined to answer questions from New York's Attorney General as part of an investigation into his family's business practices. The former president repeatedly invoked his Fifth Amendment right against self-incrimination in a deposition probe whether his organization manipulated asset valuations to secure bank loans and also insurance. The legal submission comes 2 days after the FBI searched his home in Florida. Trump does deny any wrongdoing. Global news 24 hours a day, on air and on Bloomberg Quick Take. This is Bloomberg, Francine. Leanne, thank you so much. A full roundup of oil next. Keeping it cool, stocks surge as U.S. inflation comes in softer than expected, while the dollar slides the most since March 2020. But the Fed is unswayed. Despite the CPI data, FOMC officials vowed to stay the course on rate hikes. Plus, magic numbers, Disney's new subscribers top estimates as the company raises the price of its flagship streaming service. Well, good morning, everyone, and welcome to Bloomberg Surveillance Early Edition. I'm Francine Lacqua here in London. Now, energy has been the one. मुझे तो लग रहा है दोस्तों इसकी ना ओवर प्राइस कर दी है डिज्नी की, जो भी अर्निंग्स इससे होने वाली है, इसलिए 9% का मूव एक सिंगल डे में हमको देखने को मिला। तो अच्छा होगा कि अगर आप नस्डैक में, शायद ये नस्डैक में भी रिफ्लेक्ट हो जाए, क्या पता वो भी ओवर प्राइस कर दी हो, क्या पता और नीचे जाना हो, क्योंकि अभी आइस पे तो है ही ये। कितने की मिनट का है ये? ड्राइंग्स रिमूव कर दी दोस्तों। ये
यहाँ पे इसका हाइज हैं ये आप देखो, उधर से इन्फ्लेशन हायर है, यहाँ से जीडीपी गिर रही है वहाँ पे क्वांटिटेटिव नाइटनिंग नज़र आ रही है, इधर क्वांटिटेटिव ईजिंग नज़र आ रही है। तो अभी तो भाई हमें तो बस यील्ड का ही भरोसा लग रहा है, यही कर लें, यही बेटर है। यील्ड का भरोसा करके बैठे रहते कि हाँ भाई ये इससे नीचे ही रहेगा, तो देख लो 2 बारी प्रॉफिट हो जाता, अच्छा खासा प्रॉफिट फिर भी लेके निकल लेते यील्ड पे। तो यील्ड का दोस्तों इसीलिए मैंने बताया, कभी भी मेरे को दिक्कत होती है ना तो मैं यही तरीका यूज़ करता हूँ यील्ड का। और मुझे लगता है और जितनी ये यील्ड की बातें होती है ना, पहले भी यील्ड की बहुत बात होती थी, अभी भी होती है, ये एक कंटिन्यूस चीज़ है और इसका इफ़ेक्ट ये आपको डायरेक्शन बता देती है, क्योंकि यील्ड का सबसे बड़ा बायर सेलर है यूएस फेड और दुनिया में चलता है डॉलर। और यील्ड ये यील्ड है ये यूएस 10 ईयर बॉन्ड की यील्ड है, ये गवर्नमेंट बॉन्ड। तो जैसा इसमें 10 ईयर की इससे कनेक्शन बताया हुआ है और डॉलर की वैल्यू से, और फिर वो है। तो दोस्तों फिर आज के लिए, और जो गिरता है तो डॉलर की वैल्यू बढ़ती है, घटती है, ओ सॉरी घटती है, जब वो बढ़ता है तो डॉलर की वैल्यू बढ़ती है। जब बॉन्ड फैक्टर का डिमांड ज़्यादा होती है तो उसका प्राइस बढ़ता है, मतलब लोग ज़्यादा डॉलर छोड़ना चाहते हैं मार्केट में। अगर नहीं छोड़ना चाहते वो घटता रहता है, जब उस लेवल तक घटता रहता है जब तक कोई बायर आ नहीं जाता, तो वहाँ पे आ जाते हैं, तो वो वहाँ से फिर प्राइस स्टॉक मार्केट में बढ़ने लगता है। वही रिसेशन इन्फ्लेशन वही है, एक ही सिक्का घुमाओ तो यही दोनों चीज़ें होती हैं। तो जब आपको पता है कि जिस टाइम पे कौन से सिक्के का मुंह ऊपर है और वही बोल दो, हेड बोल दो, अगर हेड दिख रहा है तो हेड बोल दो, तो आप जीतोगे ही ना। तो ये चीज़ है, सबसे आसान खेल आप खेल रहे हो, बस थोड़ा सा माइंड मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट करना होता है। तो आज के लिए दोस्तों फिर मैं अलविदा करते हैं, मैं आपसे मिलूँगा। अब कल तो नहीं मिल पाऊँगा क्योंकि कल मैं शायद कोई रिएक्शन की ऐसे मज़ेदार वाली वीडियो डालूँ, पर मार्केट्स आज फ्राइडे है तो अब कल तो कुछ खुलेगा नहीं, तो बाकी फिर मैं आपको मिलूँगा मंडे को, सैटरडे संडे के बाद मंडे को मार्केट अपडेट के साथ है, मार्केट रिकैप एंड डे ट्रेडिंग कोर्स की सीक्स के साथ। इनसाइट्स को ज़रूरी है दोस्तों, सीखो, दिल में बसा के सीखो, प्यार करके सीखो, अपनी नॉलेज से प्यार करो, खुद से प्यार करो, अपने फ्यूचर से प्यार करो, यही है दोस्तों ज़िंदगी। प्यार में ही रहो, अपने साथ भी दूसरों के साथ भी, चाहे जो होता रहे दुनिया में, अच्छा बोलो, अच्छा सोचो। ट्यूनिंग